ठीक है फिर, तो हम लोग उसके आगे की चीजें देखते हैं। तो ये चीज बहुत सही से समझना। और अब तुम्हें अनीता उस चीज का आंसर मिला कि कैसे, अगर हम एक चीज पे दो फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन और 4 न्यूटन, हम्म तो उस वो बीच में कहीं कोई वैल्यू आएगी। क्योंकि बात यह है कि ये वेक्टर देख रही हो ना, इनके डायरेक्शन के हिसाब से ही जो रिजल्टेंट है ये छोटा बड़ा नहीं होता जाएगा। जैसे मान लो बी इस तरफ ना होता, बी इस तरफ होता, तब अलग साइज का वेक्टर आता, है ना। यस बी इस तरफ जी। होता तो अलग साइज का वेक्टर आता, रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन जो है सम करके अलग साइज का आता। जैसे मान लो ए बी वेक्टर जो है वो फोर्स ही है दोनों, F1 और F2, तो उनका रिजल्टेंट ये आएगा ना आर, यानी कि उनका जो फाइनल फोर्स आएगा वो ये आएगा। इसी तरह ऐड यस करके तो वो कितना भी बड़ा आ सकता है, निर्भर करता है कि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन वगैरह भी क्या है। जैसे कि ऐसे होता, तब तो और छोटा आता, है ना। तो वही है, कोई भी वैल्यू बीच की आ सकती है। और मिनिमम कितना आ सकता है, सबसे कम से कम कितना आ सकता है, जब ये बी वेक्टर ए के उल्टा हो जाए, अपोजिट हो जाए, 180 डिग्री। एक इधर है तो दूसरा उसके उल्टा है, जस्ट उल्टा। दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री या फिर पाई का है, दोनों के बीच का एंगल। तब जो है सबसे कम वैल्यू आएगी। ठीक है, ऐड करने पे वेक्टर में ऐड करना ही लिखा जाएगा ऐसे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन जब हम वैल्यू रखेंगे तो ए माइनस बी हो जाएगा वो, या फिर बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ तो मॉड लगा देते हैं। क्लियर है, अगर ये ऑपोजिट है तो, इन दोनों के बीच का एंगल यस 180 डिग्री है तो। ठीक है, तो हम लोगों को वेक्टर में यही सब चीजें ध्यान रख के चलनी है। जैसे हमने वेक्टर में बताया, ए बी नाम लेके बताया, तो तुम ए बी नाम ना लो, उसको तुम वेलोसिटी का नाम दे दो, उसको तुम फोर्स का नाम दे दो। ठीक है, तो फोर्स आएगा रिजल्टेंट के तौर पे, वेलोसिटी आएगी रिजल्टेंट के तौर पे। क्लियर है, बस यही है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दो तरीके का, पैरेललोग्राम और फिर क्या नाम है दूसरा, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, एंगल। बस। तो वेक्टर को इस तरीके से ऐड करते हैं ना, यानी कि कोई भी वेक्टर जैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी, चाहे वो फोर्स हो, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह की कोई क्वांटिटी हो। मान लो मोमेंटम ले लेते हैं, क्या होता है मोमेंटम, पी, स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। एम वी के बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर। ठीक है, ठीक है, संवेग, याद है अनीता, ट्वेंटी। बोलते हैं ना, संवेग होता है ना। न मतलब मुझे इंग्लिश इसको नहीं मालूम है। हाँ, संवेग बस तो पता समझ है, जानती हूँ। संवेग यही है, यस। मोमेंटम है। आप समझ लो इंग्लिश, संवेग का मतलब मोमेंटम। ठीक है, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल पी से, है ना। तो वो यस। आता है मास इनटू वेलोसिटी, मतलब द्रव्यमान द्रव्यमान इनटू वेग, होता है संवेग, है ना। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मास तो वेक्टर है नहीं, तो उसके ऊपर वेक्टर नहीं लगाया इसीलिए हमने, है ना। तो अब हम संवेग भी निकालते हैं या मोमेंटम भी निकालते हैं। तो मोमेंटम क्या करेगा, मतलब उसमें भी फिर डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, दो चीजों का मोमेंटम हो, या एक ही का दो बार में रिजल्टेंट मोमेंटम निकालना हो, है ना। दो मोमेंटम्स हो P1 और P2, ऐड करना हो तो वेक्टर नहीं, वेक्टर के तरीके से ऐड होगा ना ये। क्लियर है, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक यस। है, और ये भी सिस्टम समझ लो, सिंपल सा, कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, ठीक है, सेम डायरेक्शन, तब जो उनका वेक्टर एडिशन होगा वो सीधे सीधे उनकी वैल्यू का एडिशन जैसा ही होगा, कुछ अलग नहीं होगा। सही है, वेक्टर एडिशन में भी वही यस। आंसर आने वाला है। ठीक है, आंसर यही आएगा। बाकी हाँ, डायरेक्शन जो आना होगा वो अपना आएगा, लेकिन आंसर यही आएगा। ठीक, लेकिन अगर ऑपोजिट है दो वेक्टर, ए भी थे, अब ये एक ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है, हम्म, तो ए और बी वेक्टर ऑपोजिट हैं एक दूसरे के, तो उसमें जो होगा यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन। यस, इसी को एंटी पैरेलल भी कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, एंटी पैरेलल भी कहते हैं इसको, पैरेलल बोलते हैं और इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं, मतलब पैरेलल का उल्टा, है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन। यस। सही है,
अपोजिट डायरेक्शन yes, में होगा तब जो रिजल्टेंट का आंसर आएगा, और सिर्फ मैग्नीट्यूड हम बोल रहे हैं रिजल्टेंट का, तो वो उसमें लिखा यही जाएगा A+B। देख रहे हो ना, सेम है, एडिशन कर रहे हैं तो हम इन दो वेक्टर को yes, ऐड ही कर रहे हैं, पर क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो वैल्यू में माइनस आ जाएगा। क्लियर है? हाँ। अब ये जी, A-B भी हो सकता है, निर्भर करता है कि तुम्हें किस डायरेक्शन में उसका रिजल्टेंट चाहिए। हमें अगर A की डायरेक्शन में रिजल्टेंट चाहिए तो A की डायरेक्शन में रिजल्टेंट होगा A-B, और अगर हमें B की डायरेक्शन में रिजल्टेंट चाहिए इस तरफ तो होगा B-A। और दूसरी बात ये, चाहिए के हिसाब से भी चलेगा ये, और दूसरा इस हिसाब से भी कि बड़ा कौन है ना, बड़ा yes, कौन है। जैसे बी की वैल्यू यहाँ बड़ी नजर आ रही है, बी का जो वेक्टर है वो लंबा है, तो वेक्टर का जो लेंथ होती है, कोई भी वेक्टर जैसे अगर हम ऐसे बना दें तो उसका लेंथ उसके साइज को रिप्रेजेंट करता है, और साइज जो है वेक्टर का वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी के, कि मैग्नीट्यूड कम है ज्यादा है, जैसे एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, तो पता चल रहा है कि इस वेक्टर का साइज ज्यादा है, मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अगर हम कहें कि F1 फोर्स है या F2 फोर्स है, तो इतना तो क्लियर पता चल रहा है कि F1 फोर्स F2 से ज्यादा है। ठीक है, कंपैरिजन में। तो उस हिसाब से भी तय होगा कि ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन किस तरफ आएगा, तो B-A होना है या A-B होना है। क्लियर है? ऐसा कुछ। ठीक, ये भी चीज ध्यान रखना। अब आगे की बातें करते हैं कि कैसे हम दो वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हैं। और दूसरा ये भी बात करेंगे कि कैसे हम वेक्टर का फाइनल आंसर निकालेंगे, यानी कि चलो ऐसे देखने के लिए तो इतना लंबा वेक्टर आएगा पता चल गया, पर इसकी वैल्यू आएगी कितनी, एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी ए बी के फॉर्म में। ठीक है, तो अभी हम डायरेक्ट एक चीज बता दे रहे हैं कि इसकी वैल्यू आएगी √A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का, अगर हम ए और बी वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो। ठीक है, और ये थीटा yes, ए और बी के बीच का एंगल है, क्योंकि दो वेक्टर होंगे तो उनके बीच का कोई एंगल भी होगा। क्लियर है? उसके बेसिस पे ये बात हम मतलब कह रहे हैं, और निकाला कैसे गया है अगर इसमें आता है तो हम अभी बताएंगे भी। ठीक है, एग्जैक्ट ये आया कहाँ से, ये वैल्यू कैसे आ गई। ठीक है, चलो नीचे देखते हैं पहले आगे क्या दिया हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला। तो पहले ये नहीं करेंगे, पहले हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे कि वेक्टर को रिसॉल्व कैसे करते हैं। इसकी बात भी हुई थी, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर भी तो बताया था हमने शायद। हाँ, यहाँ तक बता दिया यस सर बताया था। बता yes, दिया है ना। हाँ, जी, तो आज एक बार और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर थोड़ा सा बताएंगे हम, ताकि और थोड़ा ठीक से समझ में आ जाए कि वेक्टर को हम रिसॉल्व कैसे करते हैं। वैसे तो कन्वेंशनल डायरेक्शन में करते हैं रिसॉल्व, यानी कि जो जनरल कोई भी डायरेक्शन होता है कि एक्स वाई वाला, एक्स वाई जेड और इन सब के हिसाब से। लेकिन एक बेसिक सिस्टम है कि मान लो जैसे इस प्लेन पे कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, और हम इस पे इधर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमको मोशन देखना होगा इस डायरेक्शन में कहीं ना, या तो ये बॉडी ऊपर जा सकती है या नीचे आएगी। हम उठने की फिलहाल बात नहीं कर रहे हैं इस बॉडी की। ठीक है, इस वाले इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर नहीं उठेगी, ऊपर जा सकती है नीचे आ सकती है, लेकिन ऐसे ही ना, इधर ऊपर जाएगी या इधर नीचे आएगी। क्लियर है? तो हमें जरूरत किस डायरेक्शन में है फोर्स की, इसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होना है, ये वाला डायरेक्शन। बात आई समझ में? इस डायरेक्शन में या तो ऊपर या नीचे हमें फोर्स की जरूरत है, उसकी वैल्यू की जरूरत है कि उस तरफ फोर्स का असर कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तुम लोग आराम से ये चीज करके देख सकते हो, अपनी बुक ऐसे खोल के रख दो। ठीक है, ऐसे ऐसे खोल के कोई भी बुक ऐसे रख दो। हम्म, रखी है, उसका एक पेज ऊपर उठा लो, और उस पेज पे ऐसे उस पेज को ऊपर की तरफ खींचो, जैसे ऐसे ऊपर खींचते हैं ना, ऊपर। हम्म, है बुक कोई या नहीं? है सर, तो करो, कर रहे हो दोनों लोग? तो पेज को ऊपर की तरफ खींचो, ऊपर की तरफ। यस, खींचे है,
ठीक है, तो फोर्स ऊपर लग रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है, बुक ऊपर उठ रही होगी। लेकिन थोड़ा सा इस तरफ खींचो यस जरा, थोड़ा सा इस तरफ खींचो तिरछा, तब बुक राइट साइड खिसक रही होगी खींचते हुए, है ना, यस स्लाइड यस कर रही होगी। इस तरफ खींचो तो लेफ्ट साइड स्लाइड कर रही होगी। यानी कि बॉडी का मूवमेंट तो सिर्फ राइट लेफ्ट इस तरीके से हो रहा है, लेकिन हम तो एग्जैक्ट राइट डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा रहे हैं ना, या लेफ्ट में नहीं लगा रहे हैं ना, हम तो बीच के किसी रैंडम डायरेक्शन में एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं। आई बात समझ में? तो हमें उस डायरेक्शन से तो कोई खास मतलब रहा नहीं, हमें तो जो जिस तरफ बॉडी चल रही है, मोशन हो रहा है, उधर देखना पड़ेगा ना कि वो फोर्स का असर क्या है, कितना असर है उस फोर्स का उस तरफ। क्लियर है? तो उस फोर्स के दो असर होंगे, दो डायरेक्शन पे असर होंगे। ठीक है, जैसे इस प्लेन पे, ये ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, तो इस फोर्स के दो डायरेक्शन में असर होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ऐसे बोल सकते हैं। आई बात समझ में? तो जैसे किसी नंबर है, जैसे कोई नंबर है, अगर हम कहें कि 10 को दो भागों में तोड़ो, तो क्या बताओगे? 5 5 और भी कुछ हो सकता है 5 5 के अलावा, क्योंकि हमने इक्वल तो कहे नहीं थे, कोई भी ले सकते थे। तो 2 भागों में बोले। हाँ, हमने ये दो बराबर भागों में तो नहीं बोला ना। तो यस 5 5 भी हो सकता है, पर और भी हो सकते हैं ना, जैसे कि, हाँ, और कोई बताओ। 2 8 भी तो हो सकता है, यस 6 4 भी हो सकता है, 1 9 भी हो सकता है, 7 2 भी हो सकता है, सॉरी 7 3 भी हो सकता है। तो ये दो टुकड़ों में अगर हम एक नंबर को खाली तोड़ते हैं, एक तरह से कहें कि एक स्केलर क्वांटिटी को तोड़ते हैं, तो वो आसान है, वो सिंपली टूट जाता है ना। हमको बस देख लेना है कितने में तोड़ना है, कैसे टूटा। क्लियर है? लेकिन क्योंकि यस उसमें खाली मैग्नीट्यूड ही तो बांटना है ना हमें, खाली मैग्नीट्यूड बांटना है। लेकिन अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को तोड़ते हैं, ठीक है, और रिजॉल्व करना वेक्टर को भी यही बात है, उसको तोड़ना, ठीक है, अलग अलग करना। रिजॉल्व करने का मतलब बताया था ना हमने, अलग करना, दो अलग चीजों को अलग करना, या फिर अलग अलग देख पाना, यस है ना। तो रिजॉल्व कर लिया हमने। क्लियर? तो वेक्टर को तोड़ेंगे अगर हम, तो दो वेक्टर ही तो बनेंगे ना, कोई दो वेक्टर ही तो बनेंगे अगर हम वेक्टर को तोड़ते हैं तो। जैसे दो वेक्टर जोड़ के एक यस वेक्टर बनता है, तो वैसे एक वेक्टर को तोड़ेंगे तो भी दो वेक्टर बनेंगे। इसका मतलब क्या है कि इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी, इसमें भी मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी। यानी कि यहाँ पे खाली वैल्यू को बांट के काम नहीं चलेगा, हमें डायरेक्शन भी बांटनी पड़ेगी आपस में उन दोनों में। अब आई ना बात समझ में कि क्या हो रहा है? तो कोई भी चीज, जैसे 10 के बारे में हमने कहा था कि उसको 2 8 में बांट सकते हैं, तो ये दो क्या है, दो इस 10 का हिस्सा है ना, और हिस्से को क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट। कंपोनेंट है, ठीक है। ये दो 10 का कंपोनेंट है, 8 भी 10 का कंपोनेंट है, ठीक है। ये दो कंपोनेंट है, मैं तोड़ दिया था हमने इसको। वैसे ही वेक्टर को भी दो हिस्सों में जब हम तोड़ते हैं, तो उन दोनों वेक्टर को इस वेक्टर का, मेन वाले वेक्टर का कंपोनेंट बोला जाता है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना बोलते हैं। आ गई बात समझ में, क्या कह रहे हैं? यस ठीक है। तो किसी भी वेक्टर को जब हम तोड़ते हैं, तो उसको उसके कंपोनेंट हो जाते हैं। तो कंपोनेंट के लिए उसका कंपोनेंट भी वेक्टर ही होगा ना, दूसरा कोई वेक्टर। तो हम अपनी सहूलियत के हिसाब से, जैसी जब हमें जरूरत होती है, उस दिशा में कंपोनेंट तोड़ते हैं। जैसे कि ये इंक्लाइन वाले में हमें जरूरत है कि इस इंक्लाइन के अलोंग, क्योंकि ये ऊपर जा सकता था, नीचे जा सकता था, सोचो बुक ही होती तो इसी तरह तो चलता ना, कि इधर अंदर तो चला नहीं जाएगा। अगर चलने की बात करें तो उधर ऊपर तो चला नहीं जाएगा। क्लियर है? अगर उठाए नहीं इस सरफेस से तो या तो इंक्लाइन पे ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। क्लियर? तो हमें दिशा चाहिए ये वाली, या फिर इसके पीछे ये वाली, ठीक है। तो हमें इस दिशा में इस वेक्टर का असर देखना है, यानी कि इसका कंपोनेंट देखना है कि कितना कंपोनेंट, कितना हिस्सा इस वेक्टर का इस दिशा में होगा। आ गई ना बात समझ में? तो ऐसे ही यहां पे देख सकते हैं। तो वो देखते कैसे हैं, ध्यान देना। तो पहले तो दिशा तय कर लो,
ये तो तुम्हारा वेक्टर बना हुआ है, दिशा तय कर लो, तो डॉटेड लाइन से उस दिशा में एक लाइन खींच दो, जो भी हो। यहाँ पे भी जैसे हमने खींच दी है। क्लियर है? फिर वेक्टर के हेड से, एरो हेड से इस डॉटेड लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, फिर से डॉटेड लाइन बना के कर दिया, तो एक 90 डिग्री ड्रॉप हो गया। तो ये कहाँ ड्रॉप हुआ है? इस पॉइंट पे। और ये वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ था? इस पॉइंट से। तो इन दोनों को मिला दो और यहां पे बना दो एरो हेड। क्लियर है? तो ये इस फोर्स का, या ये जो भी वेक्टर था उसका एक कंपोनेंट है हमारा, उसका एक हिस्सा है जो उस तरफ था। क्योंकि अगर बुक रेस्ट से चलने लगी थी इस तरफ अनीता, तो इसका मतलब है कि उस पे कोई फोर्स इस तरफ लगा होगा ना, तभी तो इस तरफ जा सकती है बुक। यस। क्लियर है? तो यस। वही बात है, तुम्हारे फोर्स का पूरा हिस्सा तो इस तरफ नहीं लगा जब तुम इस तरफ खींच रही थी उसको, उसका कुछ हिस्सा इधर लगा होगा और कुछ हिस्सा बुक को ऊपर उठाने में चला गया होगा। ठीक है? तो जब हम बिल्कुल उसको ऊपर की तरफ किए रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसा समझ लो कि फोर्स हम ऐसे लगा रहे हैं, तो ज्यादातर हिस्सा किधर जा रहा है? बुक को ऊपर उठाने में, और कम हिस्सा जा रहा है बुक को स्लाइड करने में। दिख रही है ना बात? और अगर हम इस तरफ करते हैं, इतना झुका हुआ टाइप का, तो ज्यादातर हिस्सा जा रहा है बुक को खिसकाने में, देखो बड़ा हिस्सा, और छोटा हिस्सा जा रहा है बुक को ऊपर उठाने में। क्लियर हुआ क्या बात हो रही है? इस फोर्स के दो हिस्से यस हो सर। रहे हैं, एक बड़ा और एक थोड़ा छोटा। अब किस तरफ वाला बड़ा होगा वो डिपेंड करता है। अनीता, तुम्हें डाउट है? जी सर, यहाँ पे थोड़ा दो फिर से बोलिएगा। हम कह रहे हैं कि एक, जैसे एक नंबर के दो हिस्से हो सकते थे, तो बराबर बराबर भी हो सकते थे और ना बराबर भी हो सकते थे, मतलब इक्वल नहीं भी हो सकते थे, एक यस। एक कम एक ज्यादा। तो ऐसे ही जब वेक्टर के हिस्से होंगे, तो हो सकता है एक तरफ वाला हिस्सा छोटा हो जाए ना, और एक तरफ वाला बड़ा। यस। तो इसका यस। अगर इधर वाला भी देखें, देखो, तो अब तुम बताओ, ये अगर ए वेक्टर होता और वाई ऊपर, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में उसका क्या हो जाता, ए वाई वेक्टर आता, और हॉरिजॉन्टल में ए एक्स वेक्टर आता, ऐसे हम नाम दे देते हैं। तो ए एक्स बड़ा नजर आ रहा है या ए वाई बड़ा नजर आ रहा है साइज में? ए एक्स ए वाई में देखो यहाँ पे कौन बड़ा है? ए वाई बड़ा लग रहा है। अरे कुछ भी, ए एक्स बड़ा लग रहा है। सर वहाँ पे डॉट डॉट करके, और वो इससे अधिक गया है ना, नहीं नहीं, यही खत्म हो गया है। जहाँ पे ये जहां रो पे, है। हाँ, जहां परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, बस वहीं तक वो वेक्टर आएगा, ये तो वाला उससे भी। ए ये ये वाला, ए होगा। हाँ, तो ए एक्स बड़ा है ना ए वाई से। यस। तो क्योंकि जहां परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है, क्योंकि वो डॉट डॉट करके तो हमने दिशा के लिए एक रेफरेंस बनाया था। ठीक है? जैसे कि साइकिल से गिरे नहीं, इसलिए एक पैर नीचे करके पता कर लेते हैं जमीन कितना नीचे है अभी, तो और झुक सकते हैं या नहीं झुक सकते हैं चलते समय। तो क्या पता यस। करते हैं, क्या लेते हैं? रेफरेंस लेते हैं, है ना? अंधेरे में चलने के लिए अगर कुछ मिल जाए, दीवार वार छूने को मिल जाए, तो छूते रहते हैं उसको, क्यों? क्योंकि एक रेफरेंस ले लेते हैं कि इसके साथ साथ चलते जा सकते हैं आगे। ठीक है? तो यहाँ पे भी वो तो डॉटेड लाइन रेफरेंस के लिए बनाई गई है कि वो दिशा का क्लियर पता तो चले कम से कम, किधर, किस तरफ। ठीक है? तो यहाँ पे भी वो तो रेफरेंस के लिए, लेकिन खत्म कहाँ हो जाएगा वेक्टर? जहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, ये 90 डिग्री ड्रॉप होगा। क्लियर है? उस दिशा में। और कहाँ से ड्रॉप करना है? वेक्टर के एरो हेड से ड्रॉप करना है, ऐसे करके। ठीक है? यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉप करें तो इधर कहीं होगा ना ड्रॉप, यहाँ पे ये पॉइंट आया, तो इतना दूर इतना बड़ा वेक्टर बन गया। क्लियर? ठीक। यस। एक एक कंपोनेंट तो ठीक है, आसान दिख रहा है, हिस्सा तो समझ में आ गया ना। लेकिन अभी ये समझना है कि कंपोनेंट करते कैसे हैं। एक कंपोनेंट का तो पक्का पता है कि हमने जो दिशा चाहिए, जो डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन में हम उसको ले लेंगे और वही कंपोनेंट हो जाएगा, वो एक कंपोनेंट हो जाएगा। लेकिन हमें तो दो कंपोनेंट में तोड़ना था ना इसको, तो दूसरा कंपोनेंट कहाँ आएगा? तो दूसरे कंपोनेंट के लिए, जो, क्योंकि पहले कंपोनेंट के लिए तो हमारी दिशा जो हमें चाहिए, जैसे इस वाले कंपोनेंट के लिए हमें ये डॉटेड वाली दिशा चाहिए थी, तो हमने ले लिया। आई बात समझ में? दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा? दूसरा हिस्सा वेक्टर का किस डायरेक्शन में बनेगा, पहली बात, और कितना बड़ा बनेगा। ये ध्यान देना।
तो जो पहला हिस्सा बना है, ठीक है, पहला हिस्सा बना है, उसके परपेंडिकुलर होगा दूसरा वाला हिस्सा। ये तो पक्का है। क्लियर है? दो, यानी कि हमें यस। किसी भी वेक्टर को दो ऐसे वेक्टर में तोड़ना है, जैसे मान लो ए और बी में तोड़ना है, जो कि आपस में परपेंडिकुलर हो, जिनका बीच आपस में एंगल कितना हो, 90 डिग्री एंगल हो। ऐसे दो वेक्टर में तोड़ना है। ध्यान रखना, हमेशा कंपोनेंट इसी तरह से तोड़ा जाता है। क्लियर है? तो यस। आप आपस में 90 डिग्री बना रहे हो ऐसे वेक्टर में, तो एक वेक्टर तो हम अपने हिसाब से चुनेंगे। जैसे कि ए एक्स चुन लिया हमने। क्यों अपने हिसाब से चुना? क्योंकि इधर इधर ही जाना है ना, इसीलिए अपने हिसाब से डायरेक्शन चुना हमने। दूसरा डायरेक्शन, उसके 90 डिग्री साइड कहीं होगा। तो अब एक वेक्टर के तो दोनों तरफ 90 डिग्री हो सकता है ना, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम किधर बनाएंगे? कैसे तय करेंगे कि वो दूसरा वाला वेक्टर नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा? 90 डिग्री तो बनेगा, ये तो पक्का है। ठीक है, लेकिन ऊपर या नीचे ये कैसे तय होगा? तो ये ऐसे तय होगा कि बीच में वो वेक्टर होना चाहिए और उसके दोनों तरफ एक एक कंपोनेंट होने चाहिए। यानी कि एक कंपोनेंट अगर उसके दाएं साइड दाएं तरफ है तो दूसरा वाला बाएं तरफ होना चाहिए। क्लियर? एक राइट साइड है तो दूसरा लेफ्ट साइड होना चाहिए, एक लेफ्ट है तो दूसरा राइट होना चाहिए। क्लियर है? तो अगर हम कहें कि यस। इस लाइन पे, ये लाइन हमने कैसे बनाई? ये ए एक्स वाले के परपेंडिकुलर बनाई। देखो, उसके 90 डिग्री बनाई है। क्लियर है? तो ऊपर बनेगा या नीचे बनेगा, पहले तो ये तय होना है, जो दूसरा वेक्टर बनेगा इस लाइन में। ऊपर की तरफ भी बन सकता था, नीचे की तरफ भी, तो किधर बनेगा पहले तो ये बताओ। अमान, सुन रहे हो? राइट। यस राइट। सर। हाँ, बताओगे कुछ? एक कंपोनेंट अगर इस तरफ आ चुका है, दूसरे कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा या नीचे की तरफ आएगा? ये तो पक्का है 90 डिग्री साइड आएगा ए एक्स के। तो 90 तो ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी हो सकता था। ऊपर आएगा या नीचे आएगा इस केस में? ऊपर आएगा। क्यों? और ऊपर आएगा। दोनों ने कहा ऊपर, क्यों? कारण बताओ। सर अभी मतलब अभी बोल रहे हैं कि एक राइट होगा एक लेफ्ट होगा उसके हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। यानी कि एक ही साइड पे दोनों नहीं हो सकते। अगर ये इधर हो जाता, तो जो ए वाई वाला कंपोनेंट या दूसरा जो भी कंपोनेंट इसको नाम दो, ये दोनों इस वेक्टर के एक ही तरफ नहीं हो जाते। वो नहीं हो सकता है। ठीक है, एक एक तरफ होंगे। एक इधर है तो दूसरा दूसरी तरफ होगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन तो ऊपर ही होने वाली है, इसमें कहीं कुछ डाउट नहीं है। तय हो गया ना? अब मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना बड़ा बनेगा, मतलब इतना बड़ा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा? तो एग्जैक्ट ऐसे पता चलेगा कि हम एक परपेंडिकुलर फिर ड्रॉप करेंगे, जैसे यहाँ किया था। दिशा तो मिल गई ना, डायरेक्शन मिल जाने के बाद क्या है, वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, क्या दिक्कत है? यहाँ से, यहाँ से, समझ रहे हो ना? कर दो ड्रॉप ऐसे करके। हो गया। इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ। 90 डिग्री बनाना होता है, ध्यान रखना। इसको ऐसे ही रैंडम कहीं पे भी मत गिरा देना। ठीक है? तो इस पॉइंट पे ड्रॉप किया हमने, और इतना ही लंबा एक वेक्टर बन जाएगा, जिसका एरो हेड यहाँ पे होगा। इतना लंबा बन जाएगा। आई बात समझ में? साइज भी मिल गया, डायरेक्शन भी मिल गई, सब मिल गया। हो गया ना क्लियर कैसे बना, कैसे हम दो वेक्टर्स को बनाते हैं? यस। पूरी तरह क्लियर हुआ? तो अब इस वाले में कैसे दिखेंगे? तो इस वाले में पहला डायरेक्शन तो ये था, इस इंक्लाइन के अलोंग, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ में था कुछ ना कुछ, तो इस तरफ गिरा हमने परपेंडिकुलर, और ये एक वेक्टर बन गया हमारा, है ना? ये अगर एक फोर्स था तो ये फोर्स का, मान लो, F1 कंपोनेंट हो गया, पहला कंपोनेंट। ठीक है, दूसरा किधर होगा? अब बताओ। किस तरफ बनाए दूसरा? यहाँ पे कैसे तय हुआ था कि दूसरा किस तरफ होगा? लेफ्ट राइट के तरह से। नहीं, उससे पहले डायरेक्शन तय हुई थी। लेफ्ट राइट यस। के हिसाब से तो डायरेक्शन तय हुई थी, लेकिन उसके मतलब उससे पहले वो तय हुआ था कि किस लाइन पे बनेगा, इस लाइन पे या इस लाइन पे।
ये कैसे तय होता है कि किस लाइन पे बनेगा? 90 डिग्री होना चाहिए ना दोनों को आपस में। किन दोनों को? जो F1 F2 या दो भी जो बनने वाले हैं। तो यस। इस वाले वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना इसको। तो ठीक है, तो या तो ये डायरेक्शन होगा इस तरफ, या नीचे होगा इस तरफ। दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर बनाया हमने इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यस। ऊपर ही होगा। यहाँ भी दिख ही रहा होगा कि ऊपर ही होगा। ठीक है, इस तरफ तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं, 1 2 3 4 कर लिया ड्रॉप। ठीक है, और ये पॉइंट आया, यही पॉइंट तक बना दिया वेक्टर, और ये हो गया हमारा F2 वेक्टर। अब जरा एक एक ध्यान से देखो, अगर ये फोर्स F होता, ये F1 F2 इसके दो कंपोनेंट होते, आपस में 90 डिग्री पे हो हैं ये दोनों। ठीक है, तो ध्यान से देखो, खाली F1 कंपोनेंट क्या कर रहा है इस ब्लॉक के साथ? अगर हम फोर्स इस तरफ लगाते, खाली यही लगाते, F1 लगाते, तो क्या होता? ब्लॉक का क्या तो होता? तो स्लाइड होता। हाँ, किस तरफ स्लाइड होता? F1 की तरफ। तो किस तरफ F1 की फोर्स तरफ, है? मतलब ऊपर की तरफ, प्ले इंक्लाइंड पे वो जो ढाल है उसमें ऊपर की तरफ खिसकता, स्लाइड होता, यस। यही ना? और यस। अगर मान लो F1 नहीं होता, सिर्फ F2 होता, तब क्या होता? तब क्या करता है वो फोर्स F2? क्या करता है? तो डायरेक्ट अपवर्ड जाता। हम्म, डायरेक्ट क्या? तो वो, अपवर्ड डायरेक्ट। हाँ, वो सिर्फ इसको ऊपर उठाने का काम करता, इस सरफेस से ऊपर उठाने का काम करता। दिख रहा है ना, देखो, इस सरफेस के भी तो परपेंडिकुलर है F2, है ना? तो ऊपर ही तो उठा रहा है उस ब्लॉक को। आई बात समझ में? तो F2 खाली उसको हल्का करता धीरे धीरे। कुछ क्लियर हुआ? मतलब कि वो बस ऊपर उठाता ब्लॉक को, इस तरफ या इस तरफ चलाता नहीं, स्लाइड नहीं कर सकता था। आ रही ना बात समझ में? जैसे अभी हमने पेज के बारे में बोला था, तो पेज को जब बिल्कुल सीधे अपवर्ड अगर अगर हम उठाते हैं, तब देखो क्या स्लाइड हो रहा है पेज, लेफ्ट या राइट? नहीं। इसका मतलब पता है कि कोई भी वेक्टर का असर उसके 90 डिग्री डायरेक्शन में नहीं होता। इस वेक्टर का कोई कंपोनेंट इसके 90 डिग्री साइड नहीं हो सकता। क्लियर? ऐसा कुछ है, 89 डिग्री तक हो सकता है। 89 पॉइंट कुछ डिग्री तक हो सकता है, लेकिन जैसे ही 90 डिग्री पे हम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, उस डायरेक्शन में इस वेक्टर का कुछ भी असर, इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है, कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला है। क्लियर? इसीलिए यही कारण था कि ऊपर की तरफ जब हम फोर्स लगा रहे थे तो स्लाइड नहीं हुआ, राइट या लेफ्ट में कोई मोशन हमको देखने को नहीं मिला। लेकिन उससे जरा सा भी अगर तुम इस तरफ लगा दो फोर्स, सीधे ऊपर ना लगा के हल्का सा इधर लगा दो, ठीक है, और थोड़ा लगाते रहो, तो देखोगे कि हल्का स्लाइड हो जाएगा राइट साइड, और हल्का सा इस तरफ लगा दो तो देखोगे कि लेफ्ट साइड स्लाइड हो जाएगा। यस। क्लियर? क्योंकि जी। कुछ हिस्सा तो कम से कम आया ना, भले छोटा ही हिस्सा आया, इस तरफ छोटा सा हिस्सा आया, और इस तरफ बहुत बड़ा हिस्सा आ गया। दिख रहा है? ऊपर की तरफ बड़ा हिस्सा आया है, उठाने में बड़ा हिस्सा गया है फोर्स का, लेकिन स्लाइड करने में छोटा हिस्सा गया, लेकिन गया तो कुछ तो लगा फोर्स, जिसको कोई बैलेंस नहीं कर पा रहा था। हो सकता है टेबल पे फ्रिक्शन हो, तब तो फिर भी बैलेंस हो जाता वो। ठीक है, लेकिन अगर स्मूथ टेबल पे करोगे तब तो और अच्छे से स्लाइड होगा। आई बात समझ में? यही चीज किसी भी वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है, कि कोई भी वेक्टर अपने 90 डिग्री डायरेक्शन में इंफ्लुएंस क्रिएट नहीं कर सकता है। ठीक है, उस तरफ उसका कोई असर नहीं होने वाला है, उसका कोई कंपोनेंट नहीं आने वाला है। ठीक है ना? क्लियर? और यहां जब हम कंपोनेंट तोड़ लेते हैं ना, तो हम ये पहले वाले वेक्टर को भूल जाते हैं, कि भूल जाओ उधर एक फोर्स लग रहा था। सोचो इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है और दूसरा ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब आसान लगने लगेगा। कुछ आ रही बात समझ में? ये चीज है। ठीक है, क्लियर हुआ या डाउट है? क्लियर है सर। अमान? क्लियर है सर। हम्म, ठीक है ना? कंपोनेंट का सिस्टम समझ में आ गया?
अभी और भी जानना है इसके बारे में। देखो, लेकिन तय कैसे होगा किस तरफ, है ना? जैसे इस तरफ है और हमको ये डायरेक्शन चाहिए, इस डायरेक्शन में हमारी जरूरत है, ठीक है, इस वाले वेक्टर को की, ये हमारा डायरेक्शन है जिसमें हमें जरूरत है। आई बात समझ में? तो वहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, जहां ड्रॉप होगा परपेंडिकुलर उतना लंबा वेक्टर बना देंगे और ये हमारा कंपोनेंट तैयार। लेकिन जिस भी डायरेक्शन में जरूरत होगी हमें और जिस डायरेक्शन में फोर्स हमें मिला होगा, नहीं लगता है कि उस तरफ हमें एंगल पता होगा? एंगल हम आराम से देख सकते हैं, निकाल सकते थे, तो वो वाला थीटा हमको पता होगा, पूरे चांसेस हैं। क्लियर है कि नहीं? जो भी डायरेक्शन में हमें चाहिए, जो डायरेक्शन में पहले से दिया है वो भी डायरेक्शन हमें मालूम, जो डायरेक्शन में हमें चाहिए वो भी मालूम, तो दोनों के बीच का एंगल भी तो निकाल सकते हैं ना हम। क्लियर है? वो एंगल पता होता है काफी हद तक। तो अब हम मैथमेटिकली देखेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी। जैसे ये ए एक्स हमने बोला, तो मान लो ये थीटा होता, तो ये ए एक्स ए के कितना बराबर है? मान लो लैम्डा टाइम्स है, तो वो लैम्डा क्या है फिर? आई ना बात समझ में किस चीज की बात हो रही है? साइज कितना होगा, क्योंकि उसी का हिस्सा है ना वो, ए का ही तो हिस्सा है कुछ, ए एक्स। यस। क्लियर? ए वाई में भी ऐसा ही कुछ होगा, ए वाई को समथिंग म्यू टाइम्स ए मान सकते हो। लेकिन ये म्यू की क्या वैल्यू है, एग्जैक्ट क्या वैल्यू है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, खाली लैम्डा म्यू लेके तो काम नहीं चलेगा ना, ठीक है? तो वो हम लोग देखेंगे अब, ठीक है? तो देखो, यहां अगर हम इस पॉइंट को ओ मान लें, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, ठीक है, इस पॉइंट को ओ मान लिया, ये ए हो गया, नहीं ए नहीं मानते हैं, पी क्यू आर ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ओ पी क्यू आर। तो ओ क्यू क्या है? ओ क्यू ही तो वेक्टर है ना, ए वाला, ए वेक्टर है वो, सही है। ओपी क्या है? यस। ओपी वेक्टर है ए एक्स वाला वेक्टर, ठीक है, और ओ आर वेक्टर है ए वाई वाला वेक्टर, ठीक है। ये बातें हो गई। इसके अलावा हम ये देखना चाह रहे हैं कि ए एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे ये राइट एंगल बनता है, क्योंकि हमने बताया ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करके निकालते हैं 90 डिग्री, तो इस तरफ 90 तो इस तरफ भी 90, ठीक है। तो ये एक राइट एंगल बनेगा, ये ए है, ये ए एक्स है, यहाँ 90 है, क्योंकि बात ये हमने बताया ना कि वेक्टर की जो लेंथ है वही उस चीज का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्लियर? ये फोर्स होगा तो ये न्यूटन में होगा इसका मैग्नीट्यूड, लेकिन यस। लेंथ से ही दिखाएंगे उसको, ठीक। तो ये ट्राइंगल में इस साइड की लेंथ नहीं हो गई ए एक्स, अगर हम वेक्टर ना लेके सिर्फ खाली उसका वैल्यू लें, तो ए एक्स ये लेंथ हो गई, ए वाई ये लेंथ, सॉरी ए ये लेंथ हो गई, सही है। और ये वाली लेंथ कितनी हुई? ये हुई ए वाई, क्योंकि ये क्या बन रहा है, अगर हमने यहाँ 90 बनाया, यहाँ पे तो पहले ही 90 है क्योंकि दोनों वेक्टर आपस में 90 पे होते हैं, यहाँ पे भी हमने 90 बनाया था, तो ये एक रेक्टेंगल नहीं बन गया है? देखो सब जगह 90 90 90 बन रहा है, तो रेक्टेंगल बन गया फिर तो, ये कोई रैंडम क्वाड्रिलेटरल तो है नहीं। और रेक्टेंगल अगर बन गया तो उसके दोनों अपोजिट वाली साइड बराबर होती हैं, तो ए वाई के ही तो बराबर होगा ना ये वाला भी, पी क्यू। सोच के देखो, साइज में, लेंथ में। क्लियर है दोनों को? यस सर। यस। अनीता, क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, तो ए वाई हो गया ये ट्राइंगल का ये वाला हिस्सा। किसी को कुछ डाउट है साइज में? खाली साइज में, ये पॉइंट ओ था, देखो यहाँ पे भी ओ था, वहां पे भी ओ लिया हमने, इस पॉइंट को हमने क्यू लिया, यहाँ पे भी, वहां पे भी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट हमारा पी है। क्लियर? ए वाई यस। है। अब इस ट्राइंगल को सॉल्व कर नहीं सकते, ये थीटा दिया हुआ है, क्योंकि हमें इस दिशा में चाहिए था, तो किसी एक तरफ का एंगल तो दिया ही होगा, या तो ऊपर का या इधर का, कोई एंगल तो जरूर दिया होगा, ठीक। तो उसके हिसाब से अब हम इसमें कॉस थीटा साइन थीटा लगा सकते हैं ना। बताओ क्या होता है अगर हम कॉस थीटा लगा देते हैं, चलो, तो क्या होगा? सर ए एक्स अपॉन ए। कॉस थीटा क्या होगा? ए एक्स अपॉन ए, लेकिन अभी हम ए एक्स की बात ना करें, मतलब हम उसका ओ पी क्यू के हिसाब से लें, ओ पी पी क्यू या ओ क्यू, उसके हिसाब से नाम बोले तो ओ पी अपॉन सर ओपी ओके। अपॉन ओ क्यू। अनीता तुम्हें समझ में आया ये कैसे हुआ? नो। तुम्हें कॉस थीटा का पता है क्या होता है, कितना होता है?
सर भूल गए हैं कुछ मालूम। देखो, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, याद है बेस को बोलते हैं आधार, यस। है ना, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कर्ण होता है, ठीक है, यस। हाइपोटेनियस होता है कर्ण। तो एच से हम यहाँ पे, और तय कैसे होता है, अगर हम तुमसे पूछें कि ये थीटा है, ठीक है, ये ओ पी क्यू ट्राइंगल है, तो ये जो ओपी वाली साइड है, इसको तुम क्या बोलोगी, लंब, आधार या कर्ण? फिर से बोलिए सर, मतलब लिख रही थी उस टाइम। अच्छा, इसको देखो, इसको देखो, ये ट्राइंगल बना हुआ है ना एक, तो यहाँ 90 यस। डिग्री है, यहाँ पे यस। 90 डिग्री है, तो इस ट्राइंगल में ओपी जो साइड है, क्योंकि ट्राइंगल के तीन साइड हैं, ओपी पी क्यू और ओ क्यू, तीन साइड है, ओपी जो साइड है उसका क्या नाम दिया जाएगा, लंब, ओपी कर्ण या आधार? कर ओपी नहीं, उसको लंब बोल। तुम्हारा यानी कि गड़बड़ है मामला, सुनो फिर ध्यान से, फटाफट से सुन लेना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक जगह राइट एंगल बनता है ना, 90 डिग्री बनता है, तो उसके यस। जो सामने वाली साइड है, जिसको इंग्लिश में ऑपोजिट साइड बोलते हैं, वो यस। होता है कर्ण, वो होता है ये हाइपोटेनियस, मतलब कर्ण, ठीक है। यस। और बाकी की दो साइड में से कोई भी लंब और कोई भी आधार हो सकती है, ठीक है, यस। लेकिन अगर हमने ये इनमें से एक एंगल, ये वाला ऊपर वाला या नीचे वाला कोई एक एंगल ले लिया, चुन लिया, तो दूसरा एंगल चुनने के बाद 90 को छोड़ के हम बात कर रहे हैं, बाकी दो बचे एंगल में से चुन लिया, जैसे ये थीटा चुन लिया, इसके यस। हिसाब से इसके सामने वाला हो जाएगा लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। यस। तो बचा हुआ नीचे क्या हो जाएगा, बेस यानी कि आधार। आई बात समझ में? लेकिन ध्यान रखना, अगर थीटा ये नहीं है, अगर थीटा ये है, इस एंगल के हिसाब से हम देख रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, ये यानी कि लंब ये वाला हो जाएगा, ठीक है, और आधार ये हो जाएगा बेस। क्लियर? यस। थीटा के हिसाब से लंब और आधार यानी कि बेस और परपेंडिकुलर तय होता है। क्लियर? लेकिन 90 के सामने तो पक्का ही हाइपोटेनियस होगा, कर्ण तो पक्का ही होता है कि वो 90 के सामने वाली साइड होती है। क्लियर? जिस कोने पे 90 बन रहा है, आ गया ना यस। समझ में? और कॉस थीटा होता है आधार यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर्ण, ठीक है। यस। समझ लो, इन सब चीजों को पढ़ लेना एक बार जाके, ठीक है, ऑनलाइन देख लोगी फटाफट से मिल जाएगा, या पुरानी बुक्स पढ़ी हो तो देख लेना, जरूरी है, यहाँ पे बहुत काम आएगा, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे बेस क्या हो गया, देखो, थीटा के हिसाब से बेस एक्स है ना, यानी कि ओपी है बेस, दिख रहा है, थीटा नीचे यस। वाला लिया है ना, ओपी बेस हो गया, तो इसलिए बेस ऊपर लिखा है, देखो ओपी की जगह। क्लियर? मतलब बेस की जगह पे ओपी लिखा है। कर्ण क्या हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया, ओ क्यू, क्योंकि 90 के सामने वही है ना यस। साइड, तो इसीलिए ओ क्यू हो गया। अब आ गया समझ में? तो वैसे ही साइन थीटा क्या हो जाएगा, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे कर्ण, हाइपोटेनस, ठीक है। यस। क्लियर? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, अब बताओ तुम, इस वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन ए क्यू। है, ए क्यू, ए क्यू कहाँ है, ए क्यू ही तो बना है। नहीं नहीं, या तो ओपी है या पी क्यू है या ओ क्यू है, ए क्यू कहाँ है, ये ओ है ना पॉइंट, ओ क्यू हो सकता है। बीच में कर ले लिंक। हाँ, यस, वो क्यों होगा? अच्छा ये ओ क्यू कह रही हो, जी। परपेंडिकुलर नहीं, नहीं सर, ये तो फिर, कर हो। हाँ वही तो फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, वही तो पूछ रहे हैं। क्यू पी होगा। हाँ क्यू पी होगा या पी क्यू होगा, ठीक है, क्योंकि वो यस। थीटा के सामने है ना, तो इसीलिए। यस। और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण क्या होगा, हाइपोटेनियस क्या होगा, वो तो यही होगा ओ क्यू, अभी यस। बताया। अब इनकी वैल्यू यहाँ पे है क्या,
ओपी की जगह क्या रख सकते हैं हम? ओपी की जगह पे ए एक्स, वही तो उसकी लंबाई है, लेंथ है ओपी। यस और ओक्यू की जगह पे ए रख सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे पी क्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं? ए वाई। और ओ क्यू की जगह पे क्या रख सकते हैं? ए। आई बात समझ में? यस तो अगर इसको देखो, यहां से ए एक्स निकालना था ना हमको, तो कैसे निकालेंगे? ए को उधर ले जाओ, तो क्या हो गया? ए एक्स की वैल्यू आई ए कॉस थीटा। आई बात समझ में? यानी कि ए एक्स जो होगा वो ए इंटू कॉस थीटा होगा। क्लियर है? यस आ गया? तो ए उधर चला गया, ए कॉस थीटा होगा। वैसे ये क्या आ जाएगा? यहां से आएगा ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। डाउट? नो क्योंकि ए सर नीचे है, ऊपर गया मल्टीप्लाई में, साइन थीटा में मल्टीप्लाई हो गया। यस तो ए वाई क्या हो गया? ए साइन थीटा। ठीक है? और यस ये हमने बिल्कुल जनरल केस लेके निकाला है, कोई पर्टिकुलर वेक्टर तो लिया नहीं है। तो यही सेम चीज सब में चलेगी, यानी कि कोई भी वेक्टर है, मान लो एक पी वेक्टर है, ठीक है, उसके भी दो कंपोनेंट हमेशा पी कॉस थीटा एंड पी साइन थीटा ही आएंगे। हमेशा ही ऐसा होगा, कहीं कुछ अलग नहीं होने वाला। दो हिस्से जो उसके होंगे, उसके दो हिस्से करने का हमेशा ये तरीका होता है। क्लियर? अब ये थीटा बदलेगा, उस हिसाब से हिस्सों का साइज बदलेगा। जैसे जैसे ये एंगल चेंज होगा, वैसे वैसे इस वाले हिस्से और इस वाले हिस्से का वैल्यू भी बदलेगा, कम ज्यादा होगा। ठीक है? एक ऐसा एंगल भी है जिसपे दोनों हिस्सों की वैल्यू बराबर आएगी। क्लियर? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे कॉस थीटा भी साइन थीटा के बराबर हो जाता है, 1/√2। तो इसीलिए दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, दोनों कंपोनेंट सेम साइज के होंगे। क्लियर? जैसे 10 का 5/5, ऐसा कुछ। हुआ क्लियर क्या बात हो रही है? तो यस कंपोनेंट का सिस्टम समझ में आ गया ना? हर चीज का ऐसे ही कंपोनेंट तोड़ेंगे। ठीक है? और ये इसमें ये भी चीज ध्यान देने वाली है गौर से कि ए एक्स यानी कि थीटा वाली साइड हमेशा कॉस, कौन सा कंपोनेंट आएगा? कॉस वाला, है ना? यानी कि एक वेक्टर ये है, अगर हमको इस तरफ एक कंपोनेंट चाहिए तो दूसरा कंपोनेंट हमको मिलेगा इस तरफ कहीं। ठीक है? और हमको ये थीटा पता है, तो यानी कि इधर जो कंपोनेंट मिलेगा, वो क्या होगा? कॉस थीटा कंपोनेंट। यानी कि ये वेक्टर अगर एक पी वेक्टर है, तो ये पी कॉस थीटा होगा, इसका साइज। आई बात समझ में? और दूसरी तरफ जो मिलेगा वो होगा पी साइन थीटा। क्लियर हुआ या नहीं? हुआ हो गया ना? जी जिस तरफ थीटा है उस तरफ हमेशा कॉस वाला कंपोनेंट होगा वेक्टर का, यस और उसके दूसरा वाला जो कंपोनेंट बचता है जो 90 डिग्री साइड होता है, वो साइन थीटा होगा। क्लियर है? तो यस इस तरीके से हमेशा कंपोनेंट्स ब्रेक किए जाते हैं। कुछ भी अमान डाउट है तो बता सकते हो। कंपोनेंट्स ब्रेक करना आता था? यस सर, क्लियर है सर। आता था पहले से कंपोनेंट ब्रेक करना? वैसे तो आता होगा जहां तक हमें लगता है। यस हम्म सर, आता सर। ठीक है, तो कुछ डाउट नहीं है इसमें, आगे चलते हैं हम फिर। ठीक है? प्रॉब्लम हो बताते जाना। ठीक है? तो आगे चलते हैं। नीचे देखते हैं। तो इसके अलावा एक चीज और थी, हमने यूनिट वेक्टर के बारे में बताया था। नो सर बताया था? यूनिट वेक्टर बताए थे बताया था, नहीं बताए लास्ट में बताया था यस यूनिट सर, वेक्टर। बताया था। बताया था ना? थे यस सर, आप बताया था। देखो, हमने ये चीज बताई थी कि अगर किसी वेक्टर को उसी की वैल्यू से डिवाइड कर दो, उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो आएगा तो एक वेक्टर ही। ठीक है? क्योंकि किसी वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई करो या कुछ डिवाइड करो तो वेक्टर ही बनता है, कुछ स्केलर नहीं हो जाता है वो। ठीक है? तो आएगा यस तो वेक्टर ही। लेकिन एक ऐसा वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना था? मान लो 5, तो ये 5 ही तो से तो डिवाइड कर रहे हैं, तो आएगा कितना? 1। हाँ, डायरेक्शन होगी, यही वाली डायरेक्शन होगी। क्लियर? लेकिन मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप लगा के। इस वाले सिंबल को बोलते हैं कैप, उल्टा वी। ठीक है?
वेक्टर मतलब सिंबल उसके ए के ऊपर लगा दो या जो भी वेक्टर है उसके ऊपर लगा दो तो समझ में आ जाएगा ये यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब कोई किसी पे भी हम लगा दें, मान लो एक्स कैप, अगर ये एक वेक्टर है, ठीक है, कैप से पता चल रहा है ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब है इसका जब हम मॉड लेंगे इसकी वैल्यू 1 आएगी। पक्की बात है, कहीं कुछ डाउट नहीं। ठीक है, समझ में आ रही है बात क्या कह रहे हैं अनीता? यस। फिर से बता दिया हमने, बताया था ना ये? भूल गई हो? लेक्चर में था, लास्ट में ये चीजें बता रहे थे हम। ठीक है, बहुत टाइम लेके नहीं बताया था, बहुत आखिरी में बताया था। ठीक है, बीच में। तो ये चीज है। तो इसका काम क्या है, यूनिट वेक्टर का काम क्या है, फर्क क्या पड़ेगा अगर एक वेक्टर यूनिट हो गया तो? क्योंकि जैसे और वेक्टर होते हैं वैसे ही होगा, कुछ खास अलग क्या हो जाएगा? ठीक है, अलग ये हो जाएगा कि मान लो एक वेक्टर है ये ए, ठीक है, और एक यूनिट वेक्टर है जो एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको ए कैप बोल सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में है तो, या कोई और नाम भी दे सकते थे। ठीक है। तो इसका जो भी मैग्नीट्यूड है मान लो 4 है, ठीक है, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 है, मैग्नीट्यूड है ना, 4 है, वैल्यू 4 है। क्लियर? तो हम इसको ए कैप को कैसे लिखेंगे बताओ? ए अपॉन 4, वेक्टर ए अपॉन 4, ऐसे लिखेंगे ना ए कैप को। यस। अब अगर हम ये 4 इधर ले जाएं तो इसका मतलब ये ए वेक्टर को हम उसके यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और यूनिट वेक्टर को डायरेक्शनल वेक्टर भी बोलते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, तो इसको किसी के साथ मल्टीप्लाई कर भी दो इस वेक्टर को तो कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। मतलब ये वेक्टर उसमें कुछ अलग से ज्यादा बढ़ा घटा नहीं देता है। जैसे 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ बढ़ाया घटाएगा नहीं, वैसे ही यूनिट वेक्टर को किसी से मल्टीप्लाई कर दो तो कुछ बढ़ाएगा घटाएगा नहीं वैल्यू में, बस खाली डायरेक्शन दे देगा उसको। सही है, जैसे 4 बिना डायरेक्शन का था, उसमें हमने एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, अब उसमें डायरेक्शन आ गया, वैल्यू 4 हो गई, डायरेक्शन आ गया। कुछ आई बात समझ में? तो वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? किसी भी वेक्टर को किया जाता है तो उसका खुद का भी यूनिट वेक्टर हो सकता है या किसी और नाम का भी यूनिट वेक्टर हो सकता है। मान लो ये के वेक्टर होता, कुछ भी होता कौन सा ले लें सिंबल, डी वेक्टर होता, ठीक है, लेकिन डी एक यूनिट वेक्टर होता, मान लो उसकी वैल्यू होती 1। ठीक है, तो हम डी और डायरेक्शन ए वाले में ही होता, बस ये ध्यान रखना है डायरेक्शन उसी का वाला होना चाहिए। अगर वो डायरेक्शन नहीं है तो फिर हम उसको नहीं यूज कर सकते, इसका बताने के लिए तो नहीं यूज कर सकते। क्लियर? तो डायरेक्शन ए को दिखाने के लिए हम डी वेक्टर को यूज कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्शन सेम है। तो डी यूनिट वेक्टर है तो हम ए की वैल्यू 4 है तो हम ए को लिख सकते हैं 4 डी कैप। आई बात समझ में? उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो डी कैप बस डायरेक्शन को शो कर रहा है और 4 मैग्नीट्यूड को। आगे ना बात समझ में, यानी कि एक वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तोड़ तोड़ के लिख दिया, ऐसा समझ लो, दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। हुआ क्लियर? यस। यस। तो बस यही है। और कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर भी होते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर मतलब जो हमेशा एक जैसे रहते हैं और सब जगह उनका एक ही तरह से यूज होता है, वर्ल्ड वाइड एक जैसे यूज होता है। देखो सबूत, हमने यूनिट वेक्टर बताया था, आई कैप लिखा हुआ है, जे कैप लिखा हुआ है, पहले से लिखा है, अभी नहीं लिखा हमने। ठीक है, पिछली क्लास का है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये कन्वेंशन वाले कौन से हैं? वैसे तो कोई भी हो सकते थे, लेकिन जो हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स वाई जेड वाला, पता है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस होती है और ये जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या है बताओ? जेड एक्सिस का डायरेक्शन क्या है? स्क्रीन से बाहर आता हुआ। हम्म, पर इसमें दिखा नहीं सकते, साइड से दिखाना पड़ेगा, इसलिए ऐसे दिखाया जा रहा है। इसको तुम अपने कमरे की तरह इमेजिन करो, रूम की तरह। रूम में बैठे हो ना सब लोग, तुम भी बैठी होगी अनीता, और अमान तुम भी। यस। ये सामने वाली दीवार नजर आ रही है, ठीक है, ये वाली सामने की दीवार, ये जमीन है,
फ्लोर है, यस और ये लेफ्ट वाली दीवार है, बाएं तरफ वाली। यस अ, दिखा ना? तो ये z वेक्टर किधर आ रहा है? तुम्हारी तरफ आ रहा है ना? यस तो यहाँ इस पे तो दिखा नहीं सकते हैं, कैसे दिखाएंगे? क्योंकि हमारी तरफ आता हुआ हम इसी स्क्रीन पे कैसे बना पाएंगे? तो इसीलिए इधर साइड में दिखाया गया है। क्लियर? लेकिन ये इतना तो पता चल रहा है ना कि ये z वेक्टर और x वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। रूम में देख के समझ सकते हो, दोनों के बीच में एंगल 90 है। y और x के बीच में भी 90 है, और y और z के बीच में भी 90 है। 90 है। दिख भले नहीं रहा हो, जैसे साइड से लग रहा है ना कि 90 ये वाले नहीं है, 90 से ज्यादा है, तो उस तरीके से मत समझना। क्लियर? 3D में समझना। तो x डायरेक्शन में कुछ भी जो होगा, उसको, उस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर यूज होता है वो होता है आई कैप। आई कैप। y डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है जो होता है j कैप। ठीक है? और z डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर लिया जाता है जो होता है k कैप। क्योंकि ये x y z तो बहुत सारी जगह आते हैं ना, तो इसीलिए इनके लिए तय यूनिट वेक्टर है एक। क्लियर? जैसे एक वेक्टर है जो x डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टली राइट साइड है, उसकी वैल्यू है 5, तो इसको हम 5 आई कैप लिखेंगे, क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, तो आई कैप रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? एक वेक्टर है जो ऐसे ऊपर की तरफ है, इसकी वैल्यू है मान लो 3, तो इसको हम 3 जे कैप लिखेंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, वाई डायरेक्शन में। आ रही बात समझ में अच्छे से? यस वो ए कैप वगैरह तो बदलता रहेगा, लेकिन ये आई कैप, जे कैप, के कैप सेम रहते हैं, हर जगह सेम रहते हैं। क्लियर? तो बस यही है। बाकी एक वेक्टर अगर स्क्रीन से बाहर निकल के आ रहा हो हमारी तरफ, तो उसको हम के कैप के फॉर्म में लिखेंगे। मान लो उसकी वैल्यू 4 है, तो 4 के कैप। क्लियर? स्क्रीन से हमारी तरफ बाहर निकलता हुआ आ रहा हो 90 डिग्री बना के, ठीक है, सीधा बाहर। क्लियर? तो वैसा कुछ है। तो इस वाले सिस्टम में अगर मान लो एक वेक्टर होता यहाँ कहीं, ये वेक्टर हमने कहाँ बनाया पता है? बीच में हवा में कहीं। तुम लोग को लग रहा होगा ये एक्स वाई प्लेन पे है। अनीता, तुम्हें लग रहा है ना कि ये एक्स वाई प्लेन पे बनाया है हमने? वो उधर नहीं है। यानी कि तुम अपने रूम के लेफ्ट वाले कॉर्नर से देखो, उधर से एक डंडा ऊपर की तरफ आ रहा है, मतलब वो किसी दीवार को टच नहीं कर रहा है। उसका यस एक कॉर्नर रूम के कॉर्नर पे अटैच है, मतलब यहाँ पे अटैच है, और एक कॉर्नर बस बीच में कहीं हवा में है। तो उसके तीनों कंपोनेंट बनेंगे। उसका एक एक्स कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, एक्स कंपोनेंट भी होगा, उसका एक वाई कंपोनेंट भी होगा, और उसका एक जेड कंपोनेंट भी होगा। ठीक है? तीनों कंपोनेंट आएंगे। तो वो तीनों कंपोनेंट के लिए अगर उसको तोड़ते हैं, ये ए वेक्टर है मान लो, उनके तीनों तीनों कंपोनेंट तोड़ें, तो कैसे लिखेंगे उसको? देखो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कहीं कुछ डाउट? कैसे तोड़ सकते हैं? नो अगर सर मान लो वो सामने वाली दीवार में चिपका हुआ वेक्टर होता, ठीक है, सिर्फ सामने वाली दीवार में ऐसे उस डंडे को चिपका दो ऐसे करके, तब उसका सिर्फ एक्स कंपोनेंट आता और वाई कंपोनेंट आता, लेकिन जेड कंपोनेंट उसका नहीं जीरो जीरो हो जाता। ठीक है? तो तब हम उसको लिख सकते थे ऐसा कुछ, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है? क्योंकि उसका जो ए जेड कंपोनेंट है वो है फिलहाल जीरो, क्योंकि जेड की तरफ तो वो शिफ्ट हुआ ही नहीं ना। क्लियर हुआ? यस ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे जीरो जेड के जीरो के कैप भी लिख सकते थे। क्लियर हो गया वेक्टर को कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं? यहाँ पे सब यही सब बातें बताई जा रही हैं। देख रहे हो? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना, एक एक अलग अलग वेक्टर। ठीक है? बाकी डायरेक्शन के हिसाब से उन सबकी वैल्यूज भी होंगी अपनी अपनी। जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन पे खाली बात करते हैं, तो एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से, अ, तो यहाँ पे एक वेक्टर अगर होता, तो उसका एक्स कंपोनेंट कुछ होता और कुछ वाई कंपोनेंट होता। और अगर एक्स वाली डायरेक्शन से हमको एंगल मिला हुआ है, तो उसका एक्स कंपोनेंट कॉस थीटा वाला हो जाता, और वाई कंपोनेंट साइन थीटा वाला हो जाता, है ना, सीधे सीधे। तो ये ए है, तो ये ए कॉस थीटा हो जाता,
और ये ए साइन थीटा हो जाता है। क्लियर? तो चाहे तो यस उसको ए एक्स ए वाई लिखो, लेकिन तब भी इसको लिखते कैसे? ए कॉस थीटा आई कैप वैल्यू के हिसाब से, है ना, प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ए वेक्टर को हम ऐसे लिखते। क्लियर? वेक्टर को, ये होता तरीका उसको लिखने का। बस खाली एक्स की वैल्यू डाल दो, ए वाई की जगह ए वाई की वैल्यू डाल दो। क्लियर? आ गया वेक्टर का सिस्टम समझ में कि कैसे चलता है, कैसे काम करता है। यहां देखो, आई कैप, जे कैप, के कैप, तीनों क्या थे? यूनिट वेक्टर थे। यूनिट का मतलब ही होता है वन, है ना। जितने भी शब्द, जितने भी वर्ड सुने होंगे, एक वर्ड सुना होगा यूनिक, सुना है? यूनिक, यस यूनिट, यस यूनिट, यूनिटी, ये सब अन से आए हैं, यूएन वाले वर्ड से आए हैं, और यूएन का मतलब होता है वन। केमिस्ट्री में भी इसके हिसाब से नाम चलते हैं, अन डेक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर पढ़ोगे तो 11th वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अनडेक। अनडेक, डेक का मतलब 10 और अन का मतलब वन, एक। आई बात समझ में? तो यूनिट का मतलब ही वन होता है। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, तो मॉड लेके मैग्नीट्यूड ही तो आता है। तो मॉड लिया है, तो देखो इसका भी वन, इसका भी वन और इसका भी वन, वैसे दिखा दिया गया है। क्लियर? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई के तौर पर लिखा जा सकता है, वो भी दिखा दिया गया है। क्लियर? यस देखो, हम लोग जो लिखते हैं उसमें हम इसके ऊपर एरो लगा देते हैं तो पता चलता है वेक्टर है, नहीं लगाते हैं तो पता चलता है खाली वैल्यू है, वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है? तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए, मान लो आई कैप। ठीक है? तो इससे क्या पता चल रहा है कि ए खाली वैल्यू है, ये ए पूरा वेक्टर है जिसमें वैल्यू डायरेक्शन दोनों है। लेकिन जो बुक में लिखा जाएगा उसमें क्या है, ये लोग बोल्ड कर रहे हैं वेक्टर दिखाने के लिए, यानी कि बोल्ड अगर लिखा हुआ है ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटा, तो वेक्टर है। जैसे देख रहे हो ना, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। क्लियर? तो जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि अगर हम यूनिट वेक्टर लिखना चाहें ए कैप, ए वेक्टर पूरा और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे बुक में लिखा होगा। ठीक है? हम इसको सीधे सीधे ए भी लिख सकते हैं, लेकिन बुक में ऐसे करके लिखा होगा मैग्नीट्यूड। बात वही है, वैल्यू लेनी है नीचे। क्लियर है ना? कहीं कुछ डाउट? नो सर बस वही है, लिखने का तरीका है इसमें जैसे लिखा है, इसलिए हम बता रहे हैं। क्लियर? यहाँ पे वो कार्टेशियन सिस्टम बना के दिखा दिया गया है, देखो। कोई वेक्टर होगा उसको दो तरफ तोड़ सकते हैं, है ना। अब उसको 1 2 नाम दो या एक्स वाई नाम दो, कोई फर्क पड़ता नहीं। देखो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप में करके आ गया। इधर अगर थीटा है तो ए एक्स की वैल्यू जो होगी वो आने लगेगी कॉस थीटा। देखो, ए कॉस थीटा आ गई है, ए वाई की वैल्यू क्या आ गई है? ए साइन थीटा। सही है ना? तो अगर हम पूछें ए की वैल्यू क्या आएगी ए एक्स और ए वाई के फॉर्म में, तो क्या बताओगे? मतलब हमें चाहिए ए की वैल्यू ए एक्स और ए वाई के फॉर्म में। तो ए, ए एक्स और ए वाई, इन तीनों में एक खास बात है ना कि ये ट्राइंगल की तीन साइड है, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल की तीन साइड है। ये हाइपोटेन्यूस है, मतलब कर्ण है। ये इस थीटा के हिसाब से देखा जाए तो परपेंडिकुलर है ना, और ये बेस है। तो इनमें तो आपस में रिलेशन खुद ही होता है। नहीं होता है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अनीता, याद है यस कुछ कुछ पाइथागोरस थ्योरम? ठीक है? तो उसके हिसाब से अगर इनकी वैल्यू रखें, हाइपोटेन्यूस क्या है? ए, परपेंडिकुलर क्या है? ए वाई, और बेस क्या है? ए एक्स। तो ए की क्या वैल्यू आई? इधर से स्क्वायर हटाओ, रूट लगाओ, आ यस गई ना वैल्यू। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर का पूरे का रूट, ए की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम इससे ये भी दोनों चीजें निकाल सकते हैं और इन दोनों को मिला के ये भी निकाल सकते हैं, दोनों बातें। सही है ना? यस ए एक्स की वैल्यू आई थी ए कॉस थीटा, ए वाई की वैल्यू आई थी ए साइन थीटा, तो हम ए एक्स निकाल सकते हैं, ए वाई निकाल सकते हैं ए की हेल्प से। लेकिन अगर हमें मान लो ए एक्स दिया है, ए वाई दिया है, उससे ए कैसे निकालेंगे? तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है? लेकिन ध्यान रखना, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इसके कंपोनेंट हैं, वो भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है।
जिस तरीके से अभी हुआ है, ये दोनों के बीच में 90 डिग्री होना चाहिए और ये इसके ही कंपोनेंट होने चाहिए, तब ऐसा होगा। ये फॉर्मूला सिर्फ तब लगाया जा सकता है। हो गया क्लियर? क्योंकि यस। तभी तभी तो राइट एंगल बनेगा ना, तभी तो एक पूरा कट पूरा राइट एंगल ट्रायंगल बन पाएगा, तभी तो ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस बोले जाएंगे। हवा में कोई ट्रायंगल बना तब थोड़ी ना ऐसा कुछ होगा कि राइट एंगल नहीं बन रहा है, कुछ और बन रहा है। हो गया क्लियर? तो इसीलिए ए की वैल्यू देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और पूरे का रूट अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। क्लियर? ठीक है। तो उसके हिसाब से भी देख सकते थे, परपेंडिकुलर बेस के हिसाब से, या ऐसे भी देख सकती हो कि अगर हम ए एक्स का स्क्वायर करें प्लस ए वाई का स्क्वायर करें तो आएगी क्या वैल्यू? ए एक्स क्या है? ए कॉस थीटा है ना, तो ए कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ए वाई क्या है? ए साइन थीटा है, तो ए साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? और स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब ए का स्क्वायर अलग, कॉस थीटा का स्क्वायर अलग, ऐसे ही तो होगा। यहाँ ए का स्क्वायर अलग और साइन थीटा का स्क्वायर अलग, साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है। यस। ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। पर 1। तो ए स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के, फिर से वही चीज, रूट ले लोगी दोनों तरफ तो ए आने लगेगा, तो ए आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहां से भी आ सकता है और वो ट्रायंगल वाले से भी आ सकता है। ठीक है, 10 तरीके होते हैं इसके। क्लियर? यस। यानी कि खेल है, अगर सही से समझो तो खेल है, कुछ है नहीं। क्लियर? मान लो ए एक्स की वैल्यू भी दी है, ए वाई की वैल्यू भी दी है और ए की वैल्यू भी दी है, और ये पूछा है कि थीटा कितना है, मान लेते हैं, है ना? तो कैसे निकालेंगे? तो आसान है। बात यह है, ए वाई अपॉन ए एक्स क्या आएगा बताओ? ए वाई की वैल्यू है ए साइन थीटा ना, और एक्स की क्या वैल्यू है? ए कॉस थीटा। cos ए थीटा। ए ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? टेन sin। थीटा। यस। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा के बराबर क्या आ रहा है? ए वाई बाई ए एक्स। यानी कि अगर हमें ये दोनों मालूम होता तो हमें टेन थीटा मालूम होता, तो थीटा भी तो मालूम हो जाता ना, उससे टेन इनवर्स करके निकाल लेते हम, जो भी वैल्यू आ रही होती। आई बात समझ में? आ जाता आंसर। क्लियर? थीटा का मतलब हमें एंगल पता चल जाता, अगर नहीं भी पता होगा तो। क्लियर है? बस दोनों कंपोनेंट दिए होने चाहिए, ए एक्स भी और ए वाई भी। तो जब ए एक्स ए वाई दिया होगा तो कंप्लीट ए की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर से। ठीक है। एंगल एंगल आएगा उनके बीच में, ए एक्स ए वाई के बीच में नहीं, मेन वाले ए के बीच में और ए एक्स के बीच में, वो आएगा tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ठीक है। लेकिन इन सब कंडीशन के लिए ए वाई ए एक्स को आपस में 90 डिग्री पे होना चाहिए, ध्यान रखना, वो उसके कंपोनेंट हैं बस। क्लियर है? यस। कहीं कुछ डाउट यहाँ तक इन सब चीजों में? ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक वेक्टर है ना, ए वेक्टर, इसके कंपोनेंट दिखाए गए हैं एक्स में। हम्म इसको पहले नीचे, एक ऊपर बल्ब जला दो तो क्या होगा? नीचे की तरफ इसकी परछाई पड़ेगी जमीन पे, यहाँ कहीं पे मान लो। अब इस परछाई से, ये जो यहाँ पड़ी है इसके एरो हेड की परछाई, इससे तुम एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो तो तुम्हें सही पोजीशन मिल जाएगी ए एक्स वेक्टर की। ठीक है। जेड पे ड्रॉप कर सकते हो परपेंडिकुलर, तब तुम्हें सही पोजीशन मिल जाएगी ए जेड वेक्टर की। और यहीं से सीधे सीधे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हो, यानी कि इस वाले दीवार के कॉर्नर पे 90 डिग्री पे जा सकते हो ऐसे करके। ठीक है, जहां पे भी 90 बन रहा हो, यहाँ 90 बन रहा है तो ठीक है, तो ये पोजीशन हो जाएगी ए वाई वेक्टर की लेंथ पे। क्लियर? उसी तरह तोड़ा जा सकता है, तो जैसे ए को तोड़ा जा सकता है वैसे बी को भी तोड़ा जा सकता है। आ गई बात समझ में? तो यही है, दो दो वेक्टर भी हो सकते थे। अल्फा बीटा गामा यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो तीनों से कुछ ना कुछ एंगल तो बना रहा होगा ना वो वेक्टर। एक्स एक्सिस से भी कुछ बना रहा होगा, वाई एक्सिस से भी कुछ बना रहा होगा, जेड एक्सिस से भी कुछ बना रहा होगा। ठीक है, तो तीनों को अल्फा बीटा और गामा नाम मिला हुआ है। क्लियर? यही है। तो इसके बाद
अगर हम कहते हैं कि आर ए प्लस बी करना है हमको और ए एक्स दिया हुआ है इस तरीके से, क्योंकि कोई भी वेक्टर ऐसे दिया जा सकता है ना एक्स वाई के फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। और कोई बी वेक्टर है, वो भी दिया हुआ है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। बी एक्स उसका एक्स कंपोनेंट है और बी वाई उसका वाई कंपोनेंट है। क्लियर। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये वैल्यू रखेंगे। अब ये वैल्यू रखेंगे तो आई कैप जे कैप को तुम एक्स वाई जैसा समझना, जैसे वेरिएबल नहीं होते हैं वैसा कुछ। जैसे 2a होता है ना, फिर 2a प्लस 3b कितना हो जाता है 5b, सॉरी 2a प्लस 3a 5 है, ठीक है। ऐड हो जाता है सीधे सीधे। वैसे ही यहाँ पे भी आई आई वाले के साथ ऐड हो जाएगा, जे जे वाले के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस ही तो लगा है जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो। आई बात समझ में। यस। ए एक्स आई कैप बी एक्स आई कैप में से आई कैप कॉमन ए एक्स प्लस बी एक्स हो जाएगा, बीच में प्लस था इसलिए। तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप ए वाई प्लस बी वाई जे कैप, ठीक है। इस तरीके से जब कर लिया तो सोचो आर में ये जो चीज आई, ये एक्स कंपोनेंट है ना इसका, तभी तो इसका आई डायरेक्शन में आ रहा है। ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट है, ठीक है। और ये रिजल्टेंट का पूरा वाई कंपोनेंट है, क्योंकि ये जे कैप के साथ आ रहा है ना। हो गया क्लियर। तो इसको हम नाम दे सकते हैं आर एक्स और इसको हम नाम दे सकते हैं आर वाई। तो इसको ऐसे कुछ लिखा जा सकता है, जैसे ए एक्स को ए को लिखा था, बी को लिखा था। हो गया क्लियर। तो इसका मतलब आर एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स और आर वाई ए वाई प्लस बी वाई। ये एडवांटेज मिलता है हम लोगों को वेक्टर में, कि अगर हम कंपोनेंट में ब्रेक कर लेते हैं ना, तो वो जो हमको फर्स्ट वाले इसके पीछे वाले चैप्टर में एडवांटेज था ना कि सेम डायरेक्शन में है या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, उस चीज का एडवांटेज मिल जाता है। सीधे ऐड कर सकते हैं, सीधे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। क्योंकि तब फिर हमें उस तरीके से सॉल्व नहीं करना पड़ता वेक्टर फॉर्म में, उसको बहुत सिंपल हो जाता है। एक्स एक्स वाले कंपोनेंट सारे ऐड कर दो, वाई वाई वाले कंपोनेंट सारे ऐड कर दो, तब लिख दो एक साथ। कुछ क्लियर हुआ क्या कह रहे यस। हैं? तो यहाँ पे ये चीज यही शो कर रही है कि हम एक्स एक्स कंपोनेंट एक साथ, वाई वाई कंपोनेंट एक साथ, जेड जेड कंपोनेंट एक साथ ऐड करके सीधा रिजल्ट वाला आंसर लिख सकते थे। क्लियर। काफी काफी सिंपल हो जाती है ये बातें। तो अगर ये तीनों में होता, यानी कि अभी तो ये 2 डायमेंशन में दिखाया था तो इसलिए जे कैप तक था, के कैप नहीं था। नीचे वाले में देखो तीनों डायमेंशन में दिखाया, के कैप भी है, ठीक है। के कैप भी लिया गया, मतलब जेड एक्सिस में भी है वो वेक्टर, तीसरा एक्सिस भी है। तो अगर इनमें ऐड करेंगे तो ए एक्स बी एक्स ऐड कर दो, तो वो हो जाएगा रिजल्टेंट का ए एक्स प्लस बी एक्स रिजल्टेंट का आंसर, एक्स वाला आंसर रिजल्टेंट का। आई बात समझ। जैसे मान लो ए की वैल्यू होती 2, बी एक्स की वैल्यू होती 3, तो आर एक्स की वैल्यू कितनी होती 5। मतलब यहाँ में वेक्टर देखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सीधे नंबर की तरह ऐड। क्लियर। ये फायदा मिल जाता है इस तरीके से सॉल्व होने का। वाई वाई वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे सारे के सारे। तो आर का वाई कंपोनेंट यानी कि रिजल्टेंट का वाई कंपोनेंट ए और बी के वाई कंपोनेंट का सम होगा सीधे सीधे। उसी तरह जेड कंपोनेंट ए और बी के जेड कंपोनेंट का सम होगा सीधे सीधे। क्लियर हो रहा है ना। बिल्कुल हद से ज्यादा सिंपल में ये बात आने लगती है, चली जाती है। हो गया क्लियर। यस। और ये भी चीज है यहाँ पे, ये तीसरे वेक्टर को रिजॉल्व करके दिखाया गया है जो अभी हमने रिजल्टेंट बोला था कि ए आंसर क्या आएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अगर तीसरा वाला भी होता तो क्या आता है प्लस अंडर रूट, नहीं प्लस ए जेड स्क्वायर, यानी कि ऐसा कुछ होता ना। यस। सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है, ऐसे करके कुछ आ जाता है। हो गया। और अलग अलग एंगल किसी से देखना होता तो वो अलग बात है, हम लोग देख सकते हैं। ये क्लियर हो गई चीजें, ठीक है। यहाँ पे क्या एग्जांपल ये लोग ले रहे हैं, दिस मेथड कैन बी एक्सटेंडेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ फैक्टर्स। हाँ, सब्ट्रैक्शन के लिए भी तो यूज हो ही सकता है ना। मान लो इसके 2 कंपोनेंट पॉजिटिव थे और एक कंपोनेंट नेगेटिव था, तब भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू रख देंगे हम नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, जो रखनी होगी आंसर आना होगा आ जाएगा, क्या है। नहीं, जैसे ए की वैल्यू मान लो 2 है ए वाई की, बी वाई की -4, तो आंसर क्या आएगा -2। तो क्या प्रॉब्लम है, आर वाई -2 आ रहा होगा, तो उसके रिजल्टेंट में यहाँ -2 जे कैप आ जाएगा, क्या है -2 जे कैप करके आ जाएगा। क्लियर। उसे पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, वाई में नीचे की तरफ है वो वेक्टर, ठीक है, वाई का नेगेटिव आ रहा है। आई ना बात समझ में। वैसा कुछ है,
ठीक, क्योंकि y का पॉजिटिव है तो y का नेगेटिव भी तो है, x का पॉजिटिव है तो x का नेगेटिव भी तो है, तो उसी तरह z का पॉजिटिव है तो z का नेगेटिव भी तो है पीछे की तरफ, है ना? यस। क्लियर? तो बस ऐसा कुछ है। तो वो नेगेटिव पॉजिटिव का तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो आ जाएगा आराम से। क्लियर है? दो वेक्टर को देखो ऐड किया, एक वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया, ए बी सी तीन वेक्टर लिए थे। ए वेक्टर एक पूरा है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, उसी तरह बी है, उसी तरह सी है। तो ए और बी को ऐड किया और सी को सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, तो वैल्यू में ऐड सब्ट्रैक्ट बड़ा इजीली हो जाएगा। एक्स एक्स कंपोनेंट इन दोनों के ऐड करो, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, फिर इसके वाई वाई कंपोनेंट ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, जो काम इसके साथ हुआ, इसके जेड कंपोनेंट ऐड करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो हुआ है ना ऐसा ही। कुछ कुछ अजीब है, अलग है कुछ, नहीं ना? बस ऐड यही है। करना और ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर देना ही ये वेक्टर एडिशन है और एनालिटिकल। नहीं वो बात नहीं है। हाँ वेक्टर एडिशन हो गया, तुमने समझ में आ गया कि हाँ, पहली बात तो यस। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में रिप्रेजेंट करते हैं, दो या तीन टुकड़ों में, तो वही टुकड़े कंपोनेंट है ना, इस यस। तरीके से लिखा जाता है। और सबसे अच्छा तरीका, जो टुकड़े सब लोग जानते हैं, जो डायरेक्शन सब लोग जानते हैं, जैसे एक्स वाली वाई वाली और जेड वाली डायरेक्शन, यस। उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो आई कैप जे कैप और के कैप सबसे फेमस है इस चीज को लेके। तो अगर तुम्हें 2D में रिप्रेजेंट करना है तो पर सिर्फ आई कैप और जे कैप में कर लो। ठीक है, 3D में करना है तो आई कैप जे कैप के कैप तीनों यूज कर लो। ठीक है, यस। और बाकी जैसा जरूरी है वहां पे उस हिसाब से काम करेंगे, ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना। क्लियर? वैल्यू दी होगी उस हिसाब से, जैसे एक वेक्टर की वैल्यू, जैसे फोर्स की वैल्यू ऐसे दी जा सकती है। अभी तक फोर्स कैसे मिलता है? 5 न्यूटन है, ऐसे मिलता है ना। तो हो सकता है यस। फोर्स की वैल्यू इस तरीके से दी हो, 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप, ये तुम्हें मिले इतना न्यूटन का फोर्स है। कुछ आई बात समझ में? ऐसा कुछ वैल्यू मिल सकती है, वेलोसिटी की भी मिल सकती है इसी तरह से कुछ, बस यहाँ पे फिर मीटर पर सेकंड आ जाएगा। वैल्यू ऐसे मिली होगी, इसका मतलब क्या है कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 2, y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है -7, यानी कि वो नेगेटिव y डायरेक्शन में है, ऊपर नहीं है नीचे की तरफ है ना? यस। इसका ये मतलब है। और z डायरेक्शन में जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो है 3। इसका बस इतना ही मतलब है। यानी कि एक बॉडी अगर भी कहीं जा रही है, जैसे वही है कि मान लो एक कीड़ा है, वो यहाँ से उड़ा और उड़ते हुए रूम के बीच में कहीं जा रहा है, ठीक है, सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन में। तो कुछ वो इस तरफ चल रहा होगा एक्स तरफ, कुछ ऊपर उड़ रहा है तो कुछ वाई में चल रहा है, और कुछ आगे की तुम्हारी तरफ आ रहा है तो कुछ जेड में भी चल रहा है वो, यस। है ना? कुछ दाएं तरफ बढ़ रहा है मतलब एक्स, कुछ ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर क्या नीचे जा रहा है, अगर मान लो ऊपर बैठा तो नीचे आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, वाई। और जेड यानी कि तुम्हारी तरफ आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा, डायरेक्ट तुम्हारी तरफ भी नहीं आ रहा है, अगर डायरेक्ट तुम्हारी तरफ आ जाए तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, यस। सिर्फ राइट साइड जा रहा होगा तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट होगा, वाई जेड जीरो हो जाएंगे। आई बात समझ में? ऐसा कुछ है। तो ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा और फिर सॉल्व करने में हो जाएगा सॉल्व। क्लियर? लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इसी में रिप्रेजेंट होगा, वो पता चलेगा क्वेश्चंस में, इसके ऊपर भी होंगे, इसके बिना भी होंगे। क्लियर? इसके यस। बिना भी वेक्टर का जो सिस्टम है उसके कंपोनेंट ब्रेक करने का बहुत बड़ा रोल है। हमेशा एक्स वाई में ही नहीं ब्रेक होते हैं, जैसे हमने बताया ना कि क्या पता हमारे पास इधर वेक्टर है और हमें चाहिए इस तरफ, तो क्या ये डायरेक्शन एक्स है या वाई है? नहीं है, नहीं। और कोई मतलब भी नहीं उससे एक्स वाई है कि नहीं है। कंपोनेंट वैसे ही ब्रेक होंगे कि थीटा साइड चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जहां ड्रॉप हो वहां तक का वेक्टर बनाओ, एक एक तो मिल गया तुमको एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, पहले वाले के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसमें भी वही चीज है कि उसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो 90 यहाँ पे, और जहां पे ड्रॉप हो जाए वहीं का एरो बना दो, तो ये तुम्हें दूसरा कंपोनेंट मिल गया। अब यहाँ पे एक्स वाई से कोई मतलब ही नहीं है, सीधे सीधे ये अगर एफ था तो ये एफ कॉस थीटा हो जाएगा और ये एफ साइन थीटा हो जाएगा। हो गया क्लियर? तो इसीलिए यस। वो सिंपल चीज भी यूज होगी और ये वेक्टर का ये जो एक्स वाई आई कैप जे कैप वाला है वो भी यूज होगा। ठीक है ना? यस। बस ऐसा ही कुछ है। अब इसके बाद बात आती है कि वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वेक्टर की। आर का जो मैग्नीट्यूड है एक्चुअल कितना होगा ए और बी के हिसाब से, क्योंकि दो वेक्टर को हमने ऐड करना तो सीख लिया, पैरेललोग्राम लगा दो, चाहे वो लगा दो, क्या नाम है, ट्रायंगल लॉ। लेकिन एक्चुअली वैल्यू कितनी आएगी ये कैसे पता चलेगा? कितनी वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे कैसे हम? क्योंकि खाली डायग्राम बना के तो हर समय नहीं दिखा देंगे ना,
कोई वैल्यू तो पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो चलो एक ये ए वेक्टर है, मतलब ये वेलोसिटी वेक्टर है वी ए, ये वेलोसिटी वेक्टर है वी बी। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन भी दी है यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, मान लिया इसकी कुछ वैल्यू दी है 5 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन भी दी है, इसकी कुछ वैल्यू दी है 7 मीटर पर सेकेंड और डायरेक्शन भी दी है। अब बताओ, और हाँ इनके बीच का एंगल भी दिया है थीटा, मान लो चलो 30 डिग्री दिया हुआ। अब अगर पूछा जाए कि रिजल्टेंट जो वेक्टर आएगा या फाइनल जो वेलोसिटी आएगी इन दोनों को ऐड करके, हम्म तो वेक्टर फॉर्म में तो उसको लिखा जा सकता है वी ए प्लस वी बी। ठीक है, यस ये भी लिखा जा सकता है कि वो और क्या चीजें होंगी, लेकिन एक्चुअली वैल्यू कितनी आएगी इस वेक्टर की, कितने मीटर पर सेकेंड आएगा, ये कैसे पता चलेगा। आई ना बात समझ, जो हमने फॉर्मूला ऊपर खाली लिख के दिखा दिया था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो यस डिराइव होना, वो यहाँ पे डिराइव होगा। ठीक है, कैसे आया वो। ठीक है, और डिराइव होने के प्रोसेस में भी काफी कुछ सीखने वाली चीजें होती हैं ताकि समझ में आए, तो देखना ध्यान से। उतना जितना अजीब दिख रहा है ना ये कैलकुलेशन, उतना अजीब होता नहीं है, बड़ा सिंपल सी चीज होती है। ठीक है, बस ध्यान से देखना। ठीक, ये फिगर देखो ध्यान से, इसमें शुरू में कुछ चीजों पे ही ध्यान देना है, जैसे कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। ठीक है, ये थीटा एंगल है जो उनके बीच का एंगल है जो भी। ठीक है, वो पता होगा, यानी कि ये चीजें नोन क्वांटिटी में आएंगी, यानी कि ये हम जानते होंगे, है ना। तो अब हमें इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, क्योंकि इनका टेल टेल टच है आपस में, तो पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां से ये वेक्टर आ जाएगा, कुछ डाउट। नो सर। ठीक है, तो ये वेक्टर आ गया, तो इसका नाम दे देते हैं आर, और ये आर वैसे है अगर वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हम इसकी वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं। ठीक है, मॉड आर कैसे निकालेंगे या आर की वैल्यू कैसे निकालने वाले हैं, इसकी बात होगी सारी। क्लियर, तो सॉल्व करना पड़ेगा सिंपल मैथ्स लगा के, ट्रायंगल व्रायंगल बना के, तभी निकलेगा, क्योंकि यहाँ कोई राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं बन रहा है, चक्कर ये है यहाँ 90 नहीं बन रहा है। ठीक है, जो हम सीधे यस सीधे उसको बता दें कि हाँ हाइपोटेन्यूस से इतना इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये ए बी के बीच का एंगल भी कोई 90 डिग्री है नहीं, तो हम नहीं बता यस सकते अभी फिलहाल। ठीक, यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आर के दो कंपोनेंट ए और बी हैं, बिल्कुल सही है, कोई गलत बात नहीं है उसमें, लेकिन ये दोनों वैसे वाले कंपोनेंट नहीं है जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा परपेंडिकुलर वाले, वो नहीं है। ठीक है, जो हम लोग ब्रेक करते हैं, तो यस हम सर। लोग डायरेक्ट इसका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखेंगे। तो पहले कभी भी ट्राइंगल की बात आती है सॉल्व करने की, तो हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल ही बेस्ट होता है सॉल्व करने के लिए। ऐसा क्यों है? और कोई ट्राइंगल में क्या प्रॉब्लम है? सर नो पता। नहीं पता है, वो अमान तुम्हारा क्या स्टैंड है? देख रहे हो? यस सर, देख लो। हम्म, तो क्या चल रहा है, हम लोग वेक्टर सॉल्व करने वाले हैं, ये सॉल्व करने वाले हैं कि आर की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ठीक है, रिजल्टेंट आता कहाँ से है, जो हमने ऊपर फॉर्मूला ऐसे ही लिख दिया था ना कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो कहाँ से आया। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल हम क्यों कह रहे हैं लेना जरूरी है कुछ भी कोई भी सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जो राइट एंगल तो नहीं है, तो फिर हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हम कह रहे हैं। पर ऐसा क्यों, राइट एंगल में क्या ऐसी खास बात है जो वो लेके सॉल्व हो जाता है सब। सब पता नहीं। राइट एंगल के बारे में जितनी चीजें पता है उतनी किसी और चीज के बारे में पता है भी। कोई भी ट्राइंगल होता है रैंडम, उसके बारे में क्या क्या पता होता है। जैसे हम चलो चलो इक्विलेटरल ट्राइंगल दे देते हैं। अनीता, समबाहु त्रिभुज पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तीनों साइड बराबर और ये तीनों एंगल भी बराबर, 60 60 60, इतना पता है ना खाली, यस और तो कुछ नहीं पता, है ना। और
हम कोई और ट्रायंगल लें, एक आइसोसेल्स ले लेते हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी और ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, बस इतना ही पता है। लेकिन अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत कुछ पता होता है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये पता होता है कि अगर ये थीटा है तो हम साइन थीटा लिख सकते हैं, हम कॉस थीटा लिख सकते हैं, हम टैन थीटा लिख सकते हैं, कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। उसकी वैल्यूज पता होती हैं, है ना, ट्रायंगल के बारे में साइड वाइड पता है तो। और सेक थीटा लिख सकते हैं। उसके अलावा हम पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में? पाइथागोरस थ्योरम कोई और ट्रायंगल में तो लगता नहीं। तो यही रीजन है कि इसके बारे में हमें सॉल्व करने के लिए बड़ा मटेरियल है। ये सब चीजें लगा दो, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा, ठीक है। बहुत सारा मटेरियल है, लेकिन यही सब चीजें उसमें तो लगने नहीं वाली है ना, कोई रैंडम ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा कैसे लगाओगे? 90 डिग्री वाला ट्रायंगल होना चाहिए ना, क्लियर। तो यहाँ पे बना लेना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हम पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, ताकि हमें बस एक 90 डिग्री का ट्रायंगल मिल जाए। इतना ही पर्पस है, इतना ही हमारा काम है कि हमें एक 90 डिग्री का ट्रायंगल मिल जाए। आई बात समझ में? इसीलिए आगे बढ़ाया इसको, और कुछ नहीं, क्लियर। तो मान लो ये ओ पॉइंट था, ये पॉइंट पी है जहां पे ये वेक्टर खत्म हो रहा है, ए वाला ओपी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट जहां हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो परपेंडिकुलर को क्योंकि नॉर्मल भी बोलते हैं, इसलिए उसको पॉइंट को नाम मिला है एन। क्लियर है? कुछ भी डाउट है यहाँ तक? नो सर। ठीक है, तो 90 डिग्री बना लिया हमने, थीटा हमारे पास पहले से, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, ये वाला? बताओ अमान। क्या सर? ये एंगल एंगल कितना बताना है? होगा, ये एंगल कितना होगा? तो SPM हाँ, एंगल। एंगल एसपीएन। तो वो तो मतलब उसके टर्म में बताना है, साइन कॉस के। नहीं नहीं, ये एंगल कितना होगा ये बताना है। इसमें कहीं कुछ ऐसा मिल रहा है जिसकी वजह से ये एंगल बताया जा सके, इस पूरे फिगर को देख सके, कुछ भी ऐसा? वो एंगल पता नहीं। थीटा, थीटा होगा, जो ए और बी के बीच का एंगल है। क्योंकि ये क्या बना है, पैरेललोग्राम, यस पैरेललोग्राम है सर। ना। ओ पी एस क्यू, ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में खास बात क्या होती है कि ऑपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन हो गई, ठीक है। यस। तो ये जो बी ओ क्यू वाली डायरेक्शन है, वही तो पी एस वाली डायरेक्शन भी है ना, सेम डायरेक्शन। और ओ पी एन, ये एक ही तो लाइन है, सीधा सीधा जा रही है। तो जो एंगल यहां बनेगा वही एंगल यहां भी तो बनेगा। ये कुछ ऐसा नहीं है कि दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट कर रही है, तो ये कौन से एंगल हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल, और इक्वल होते हैं, ये बात तो पता है ना, यस। ठीक है। तो ये एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे, तो ये थीटा हो गया हमारे पास, ये एंगल मिल गया हमें थीटा, क्लियर। तो ये इसका फायदा मिलेगा। देखते रहना ध्यान से, फटाफट से हो जाएगा। तो हम दोनों ट्रायंगल एक एक करके थोड़ा थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, जो ये ओ एस एन ट्राइंगल है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है ना। और एक है पी एस एन ट्राइंगल, वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। यस। तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं हम, है ना, तो हमें चीजें मिल जाएंगी। तो इसमें से भी जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी हाइपोटेनियस ही तो निकालनी है। आर क्या है, आर है ओ एस के बराबर, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का हाइपोटेनियस, कर्ण, है ना, बड़े ट्राइंगल का। तो एक एक करके देखते हैं। छोटे वाले ट्रायंगल को पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि उसके बारे में थीटा भी मालूम है। आर, वो बड़े वाले ट्रायंगल में हमें ये एंगल नहीं मालूम है फिलहाल। ये एंगल को बाद में मानेंगे, अभी देखेंगे क्यों मानना है, क्या करना है। लेकिन अभी सिर्फ इतना देखो। तो हम पहले लेते हैं ट्राइंगल पी एस एन, ठीक है। इन ट्राइंगल पी एस एन इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं,
कॉस थीटा लगा सकते थे, साइन थीटा लगा सकते थे। तो क्यों लगाना है? पहली बात तो पी एस साइड पता है ना कितनी है, बी के बराबर। देखो इस ट्राइंगल में जो पी एस वाली साइड है वो बी के बराबर, यस और इस ट्राइंगल में जो पी एन साइड है वो नहीं पता है, और यस जो एस एन साइड है वो भी नहीं पता है। ठीक है, तो और ये दोनों साइड हैं कौन सी? परपेंडिकुलर बेस में से हैं। अगर हम थीटा के हिसाब से देखें तो एस एन कौन है? परपेंडिकुलर है। पी एन कौन है? बेस है ना? तो फिर ये तो आ जाएंगे ना आराम से, दिक्कत क्या है? हम साइन थीटा कॉस थीटा लगा दें, साइन थीटा लगा दो, क्या आएगा? एस एन अपॉन पी एस। कुछ डाउट? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गया, तो एस एन अपॉन पी एस। ठीक है, और पी एस की वैल्यू कितनी है? बी, तो हम एस एन अपॉन बी बोल सकते हैं। क्लियर है? तो एस एन की वैल्यू क्या आ गई? बी को इधर ले आओ तो बी साइन थीटा नहीं हो गया एस एन। ठीक है, तो एस एन हो गया बी साइन थीटा। तो हम एस एन को सीधे सीधे लिख सकते हैं बी साइन थीटा। क्यों निकाल रहे हैं इसका फायदा? क्योंकि ये एस एन वाली साइड ओ एस एन ट्राइंगल में भी है, बड़े वाले ट्राइंगल में, जिसकी एक साइड आर है और वो हमें निकालनी है ना? तो उसकी बाकी दो साइड पता चल जाए तो अच्छा रहेगा, बस यही कोशिश चल रही है। क्लियर? आ रहा है समझ में क्या कह रहे हैं? यस एक ट्राइंगल है राइट एंगल जिसमें एक साइड पता करनी है, तो बाकी दो साइड या तो पता हो जाए, क्योंकि तीनों हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस में से ही कोई ना कोई होंगी, तो दो साइड पता चल जाएंगी, तीसरी अपने आप पता चल जाएगी। तो दो साइड कौन सी है? एक तो ओ एन है, ओ एन, है ना, बड़े वाले ट्राइंगल में। यस एक एक है ओ एस, ये वाली पता करनी है, ओ एस फाइनली आर पता करना है। ठीक है, ओ एन पहले पता करना पड़ेगा आर से, और एस एन दूसरी साइड है, तो एस एन तो पता चल गई ना, बी साइन थीटा। यस क्लियर? और ओ एन जो है वो दो टुकड़ों में है, ओ एन को हम ओपी प्लस पी एन लिख सकते हैं। तो ओपी तो पता है, ए है, पी एन नहीं पता है, तो पी एन के लिए हम यहाँ पे कॉस थीटा वाला लगा देंगे। ठीक है, कॉस थीटा वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस मतलब पी एन, छोटे ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में। ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस मतलब पी एस, और पी एस है कितना? पी एस है बी के बराबर। क्लियर? तो पी एन क्या आ गया? बी कॉस थीटा। तो एस एन आ गया बी साइन थीटा, और पी एन आ गया बी कॉस थीटा। हो गया क्लियर? अब हम बड़े वाले ट्राइंगल की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एस एन है वो डायरेक्ट आ चुका है यहाँ पे बी के टर्म में, थीटा के टर्म में, क्योंकि हमारी जो जानने वाली क्वांटिटीज है वो है ए, बी और थीटा, ये तीनों पता है हम लोगों को। क्लियर है? उसी के फॉर्म में सब कुछ निकालना है, तो बी साइन थीटा आ गया तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? और ओ एन जो निकालना है, तो ओ एन को तो तोड़ के निकाल सकते हैं ना, ओपी प्लस पी एन। ओपी पता है ए है, और पी एन निकाल चुके हैं। हो गया क्लियर? यानी कि ये दोनों साइड हमें पता चल चुकी है, पी एन ये आ गया, तो फिर ओ एन क्या आ जाएगा? ओपी प्लस पी एन करके, यानी कि ए प्लस बी कॉस थीटा। दिख रहा है सबको या डाउट है? कंफ्यूजन है? नो सर, क्लियर है। क्लियर है? अनीता, सर एक बार कंफ्यूजन? देखिए क्या, कहां से? ओपी देखो से। ओपी से, देखो यस सुनो, बड़ा वाला ट्राइंगल क्या है? ये वाला है ना, यस ये इसमें ये पता करना है आर, ये वाली साइड, तो ये जी दोनों साइड पता होनी चाहिए। तो ये जो यस साइड है इसका नाम है एस एन, तो ये तो सीधा पता चल चुकी है बी साइन थीटा। ठीक है, यस लेकिन जो दूसरी साइड है इसकी ओ एन, वो दो टुकड़ों में है, ओपी प्लस पी एन, दो टुकड़ों में है, जिसमें से पी एन इस वाले का भाग है, तो पी एन की वैल्यू क्या है? बी कॉस थीटा। और यस ओपी की वैल्यू क्या है? ए ना, ए वेक्टर के बराबर है ना वो, तो ओपी, तो इसीलिए ओपी की जगह ए और पीएन की जगह बी कॉस थीटा। तो ओ एन की वैल्यू क्या आ गई? ए प्लस बी कॉस थीटा, और एस एन की वैल्यू बी साइन थीटा।
जो हम दोनों यूज कर सकते हैं यहाँ पे इस वाले ट्राइंगल में। क्लियर है? यस। तो आर इस अगर अब हम देखें इन ट्राइंगल ओ एस एन, बड़े वाले ट्राइंगल को देख रहे हैं, तो उसमें हाइपोटेन्यूस यानी कि ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस एन का स्क्वायर प्लस ओ एन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना? सही है? यस। तो ओ एस क्या है? आर स्क्वायर। एस एन क्या है? एस एन है बी साइन थीटा, उस वाले ट्राइंगल से निकाल लिया था, बी साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सही। ओ एन क्या है? ओ एन है ये ए प्लस बी कॉस थीटा, तो वो ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। क्लियर? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो उसको ओपन करना पड़ेगा पहले। तो ये तो हो गया बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में दोनों का स्क्वायर होगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू ए बी कॉस थीटा। कुछ डाउट है? नो सर। अब यहाँ देखो बी स्क्वायर एक ये है और बी स्क्वायर एक ये है, दोनों में से बी स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस है तो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा? सिर्फ बी स्क्वायर बचेगा। क्लियर हुआ? बी यस। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ए स्क्वायर ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं और ये भी ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं, 2ab cos थीटा। अब तो कुछ सॉल्व करने लायक दिख नहीं रहा, इधर आर स्क्वायर चल रहा है ना? तो आर स्क्वायर हटाना है, पूरा आर की वैल्यू निकालनी है ना, तो दोनों तरफ रूट ले लो, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो क्या आएगा? आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कुछ डाउट है कि ये कैसे आ गया? नो सर। दोनों ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, पहले हमको राइट एंगल बनाना पड़ेगा, वो राइट एंगल बनाने के बाद दोनों ट्राइंगल सॉल्व करेंगे, एक छोटा राइट एंगल ट्राइंगल एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है? उसकी हेल्प से फाइनली हम ये चीजें निकाल लेंगे। हो गया ना क्लियर? तो इसका रिजल्ट ऐसा कुछ आ जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है? अब कोई भी दूसरी चीज है, मान लो वेलोसिटी की बातें हो रही हैं, तो ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी, तो उसमें ऐसे रिप्लेस हो जाएगा वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2va vb cos थीटा, है ना? फाइनल वेलोसिटी, और ये रूट में आ जाएगा पूरा। फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इतनी आ जाएगी। डायरेक्शन नहीं बताई गई अभी, रिजल्टेंट वेक्टर है तो उसके दो चीजें होंगे ना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने की बातें चल रही थी अभी तक। क्लियर है ना? डायरेक्शन की बात नहीं हुई है। तो डायरेक्शन बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा अजीब नहीं है। इसको हम थोड़ा मिटाएंगे, तब बताएंगे। तो डायरेक्शन बताने के लिए पहली बात तो रेफरेंस चाहिए, फिर वही कि किसके बेस पे बताएं डायरेक्शन, है ना? कहाँ से बताएं डायरेक्शन, क्योंकि ऐसे नॉर्थ साउथ तो यहाँ कुछ है नहीं, है ना? तो डायरेक्शन क्या बताएंगे? तो दो चीजें जो पहले से मालूम है वो है ए वेक्टर और बी वेक्टर का डायरेक्शन, मालूम है ना वो तो हम किसी भी एक वेक्टर के रेफरेंस में डायरेक्शन बता सकते हैं, जैसे कि ए वेक्टर से 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आई बात समझ में? इस तरीके से डायरेक्शन बताया जा सकता है। क्लियर? या बी वेक्टर से 45 डिग्री क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ डायरेक्शन बताया जा सकता है। या -45 डिग्री, अपने आप वो माइनस जो है वो क्लॉकवाइज को रिप्रेजेंट कर देगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है। कहीं कुछ डाउट है कि हम क्या बात कर रहे हैं? नो सर। ठीक है ना अमान? नो सर। ठीक है? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। तो ये अल्फा एंगल लिया गया है ए वेक्टर से रिजल्टेंट वेक्टर का, यानी कि ए को हमने वो मान के चले हैं कि हम रेफरेंस वेक्टर मान रहे हैं, उसके थ्रू हम आर का डायरेक्शन देख रहे हैं। ठीक है? तो हम अल्फा ले सकते हैं। क्लियर है? समथिंग अल्फा एंगल मान लिया हमने, ए से आर वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल अल्फा। तो यहां से अल्फा निकालना कहाँ मुश्किल है? दिख नहीं रहा है? ये बड़ा ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ एस एन वाला जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर सकते हैं कि नहीं? tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर एस एन है, एस एन का मतलब बी साइन थीटा, और बेस मतलब
बेस मतलब a प्लस बी कॉस थीटा, ओ एन है ना बेस, इतना बड़ा। आई बात समझ में? अनीता कंफ्यूजन नो सर। क्लियर है ना? सीधा सीधा है। बड़ा बड़ा ट्राइंगल है, उसमें राइट एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूस, है ना? ये थीटा यानी कि जो भी अल्फा है, ठीक है, तो उसके सामने वाला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। नीचे वाला हो गया बेस। तो हम जैसे ही tan थीटा या tan अल्फा लगाएंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके आ जाएगा, ठीक है? एस एन अपॉन ओ एन। एस एन की वैल्यू बी साइन थीटा थी, ओ एन ए प्लस बी कॉस थीटा करके आ रहा है। क्लियर? यस। बस हो गया। tan अल्फा आ गया तो अल्फा तो आ ही जाएगा ना फिर tan इनवर्स लगा के। tan इनवर्स वही बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। आई बात समझ में? तो या तो ऐसे निकाला जा सकता है ए की तरफ से, या बी की तरफ से निकालना है तो ये जो एंगल है ये बी वाला एंगल है। कैसे बोल रहे हैं हम? किस बेस पे? कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना आपस, सॉरी पैरेलल है आपस में, ये दोनों लाइन दिख रहा है? तो ये आर वाली लाइन इन दोनों को कट कर रही है, पैरेलल लाइंस को। तो यहां एंगल बराबर नहीं बनेंगे, दिख रहा है? यस। यस तो सर। ये एंगल अगर बीटा होगा तभी तो ये एंगल को बीटा नाम मिल सकता है जो इन्होंने दिया है बीटा। ये यस। एंगल बीटा है यानी कि बी से आर का एंगल बीटा है, जैसे ए से आर का एंगल अल्फा था रिजल्टेंट का। तो अगर हमको बी के रेफरेंस में बताना हो तो हमको फिर इधर वाला लेना पड़ेगा। ये बी वाला, तो यहाँ भी बीटा बन रहा है, तो यहाँ बीटा बन रहा है, तो इसके हिसाब से हम ट्राइंगल ले लें या कुछ ऐसा कर लें, तो हम एक बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉप करके ट्राइंगल ले सकते हैं, जो थोड़ा अजीब सा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए ए से ही कर लेते हैं ज्यादातर लोग, ठीक है? तो फिलहाल यस। देख लेते हैं फिर भी। तो बीच में परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हमने यहाँ पे कहीं, 90 डिग्री, तो राइट एंगल बन गया। पर एक मिनट, उसके बेसिस पे कंफ्यूजन क्यों कर रहे हैं ये लोग फालतू में? बीटा निकाल रहे हैं, बीटा की जरूरत क्या है? देखो अल्फा ठीक है ना, tan अल्फा क्या आ रहा है? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है? कोसाइन के लॉ है। और बीटा की क्या जरूरत है? फालतू में ही बीटा निकाल के कंफ्यूज कर रहे हैं बच्चों को। नहीं निकाला भी नहीं है, छोड़ दिया है। हाँ ठीक है, ऐसे ही काम चल जाएगा। हाँ वैसे भी थीटा माइनस अल्फा करके तो बीटा आ ही जाएगा कि उससे कितना एंगल है, तो एंगल से डायरेक्शन पता चल जाएगी ना। एंगल पता चलने का मतलब ये है कि हम बता सकते हैं ना कि जिस तरफ पहला वाला वेक्टर था, ठीक है, जैसे मान लो ए था, उससे 30 डिग्री इस साइड दूसरा वेक्टर है। आई बात समझ में? तो एक तरीका हो सकता है डायरेक्शन बताने का। क्लियर? तो डायरेक्शन का मतलब वो एंगल अल्फा वाला या बीटा वाला, तो ज्यादातर अल्फा वाला लोग प्रेफर कर लेते हैं, बीटा वाले की छोड़ दिया जाता है उसको, ठीक है? क्लियर हो गया? तो रहने दो, यस। बीटा को ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। तो बस वही है, सिंपल ये चीजें देखी जा सकती हैं। हाँ रेशियो वाइज ये चीज कही जा सकती है, साइन वाला रूल लगाया जा सकता है, कॉस वाला रूल लगाया जा सकता है, वगैरह वगैरह। साइन वाला रूल लगाया तो पता है ना, साइन वाला रूल क्या होता है? ए अपॉन साइन ए, ऐसे करके होता है। बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये रूल सारे ट्राइंगल में लगता है, किसी भी ट्राइंगल, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा ट्राइंगल बना दो, राइट एंगल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, ए के ऑपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला, उसको स्मॉल ए नाम दे देते हैं। सी वाली साइड के दूसरी साइड एंगल कौन सा बन रहा है? ये वाला, इसको स्मॉल सी नाम दे देते हैं। और बी के उल्टा कौन बन रहा है ऑपोजिट? सामने ये बन रहा है, इसको बी नाम दे देते हैं। तो अगर हम इस ट्राइंगल के हिसाब से हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से कि ये वाला साइड अपॉन साइन का ये वाला थीटा, ये वाला उसके उल्टा ऑपोजिट साइड में जो है साइन है। क्लियर? बी के अब नीचे उसके ऑपोजिट वाला साइन थीटा, और सी के नीचे उसके ऑपोजिट वाला साइन थीटा। साइन रूल होता है, ठीक है? तो उस बेसिस पे भी इनके आपस में रिलेशन निकाले जा सकते हैं। क्लियर है? बहुत तरीके हैं पर ये सब जगह लगेंगे नहीं, क्वेश्चन में सिंपली दो तीन चीजों से ही काम चल जाता है, सिंपल। आ गई बात समझ में? तो बस वही है, ठीक है? क्लियर है सबको? तो यस। इसके बाद बात आएगी एक प्लेन में मोशन होने की, मतलब मोशन इन अ प्लेन की।
ज्यादातर चीजें इसमें हो गई हैं वेक्टर रिलेटेड, अब फिजिक्स वाली चीजें आएंगी, ठीक है, ज्यादातर, क्योंकि अभी वेक्टर का बहुत कुछ चल रहा था ना, पूरा मैथमेटिकली चल रहा था। तो अब इससे अब आएगा कुछ कुछ फिजिक्स से रिलेटेड कि हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे देखने वाले हैं और वगैरह वगैरह, ठीक है। एक्सेलरेशन को इस वाले चैप्टर में क्या क्या काम आएगा ये सब वेक्टर, वो सब देखेंगे। क्लियर? तो ये एक क्वेश्चन है और इसके पीछे एक क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। एक दो क्वेश्चन जो है, ये दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वो पहले हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। उसके बाद क्योंकि वेक्टर समझ लिया है ना, तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी थोड़ी सी। क्लियर? उसके बाद हम फिर आगे आगे की चीजें देखेंगे। मोशन ऑफ प्लेन वाली में जो चीजें हैं, शायद प्रोजेक्टाइल मोशन भी इसी में होना ही चाहिए। मोशन ऑफ प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाँ ठीक है, ठीक है। हो सकता है ये चैप्टर 2 लेक्चर तो और ले ही लेगा कम से कम। हाँ, 2 लेक्चर में खत्म होना चाहिए, मे बी 2 या 3 शायद। हाँ, 2 या 3, ज्यादा से ज्यादा 5 लेक्चर में खत्म होना, ये दूसरा लेक्चर है ना इसका, 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा ये ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलो कुछ और पूछना है किसी को?